तभी दरवाजा खुलने की एक ऐसी बेसुरी आवाज आती है कि भाई कसम से इस एडिटिंग वाले बंदे का लंच बॉक्स छीन लेना चाहिए। क्या घटिया साउंड इफेक्ट लगाया है। तभी अचानक दरवाजे पर बाई निंगबिंग की आवाज गूंजती है और मेरी तो ऐसी फटी कि डर के मारे हाथ से चिप्स का पैकेट सीधा टांगों पर जा गिरा। मैंने जैसे ही सिर उठाकर देखा, सामने बाई निंगबिंग अपनी भौहें से कोड़े मुझे घूर रहा था। वो लंबा चौड़ा हैंडसम हंक वहां खड़ा होकर बस मुझे देखे जा रहा था, या शायद मेरे उन खाली हाथों को जो रंगे हाथों पकड़े गए थे। उसकी नजरों में मैं उस वक्त किसी डरे हुए कोआला जैसा लग रहा था जिसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने अपनी फटी हुई आवाज को जैसे तैसे काबू में किया और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान चिपकाई जिसे देखकर कोई भी कह दे कि दाल में कुछ काला है। मैंने कहा, अरे तुम तो कहने वाले थे कि रात को बहुत देर से आओगे ना। मेरी बातों में साफ साफ शिकायत झलक रही थी कि भाई तू जल्दी क्यों आ गया। बाई निंगबिंग चप्पल पहनकर अंदर आया और नजरें चुराते हुए बोला, काम जल्दी निपट गया तो वापस आ गया। वैसे तो शाओ वू को अपनी कंपनी देखने जाना था, लेकिन तभी सोंग बुड्ढे का बुलावा आ गया तो उसे पहले वहां जाना पड़ा। वैसे भी कंपनी कहीं भागी थोड़ी जा रही है, आज नहीं तो कल देख ही लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया। मैंने बड़ी सावधानी से चिप्स के पैकेट का कोना पकड़ा और उसे धीरे से अपनी तरफ खींचने लगा। चेहरे पर एक नकली सी बत्ती सी दिखाकर बोला, अरे खा लिया भाई। बस खाली बैठा था तो फिल्म देखते देखते थोड़ा चटर पटर कर रहा था। ये बोलते ही मैंने चिप्स का पैकेट टेबल के नीचे खिसकाया और सीधा कचरे के डिब्बे में दे मारा। इस शरीर की पुरानी याददाश्त के हिसाब से इस घर की बड़ी मैडम ने कभी इन फालतू स्नैक्स को हाथ तक नहीं लगाया था, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसके सामने ये स्नैक्स ठूंसते हुए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं दुनिया का सबसे घटिया काम कर रहा हूं। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, ये सब जंक फूड है, कम खाया करो। मैंने भी शरीफ बच्चा बनकर सिर हिला दिया, हाँ जी मैडम, बस कभी कभी चलता है। फिर मैंने उससे पूछ लिया कि क्या वो रात का खाना घर पर खाएगी। भाई साहब, जैसे ही मेरे मुंह से ये घर शब्द निकला, बाई निंगबिंग की आंखों के एक्सप्रेशन ऐसे बदले जैसे उसे किसी पुराने जन्म का बदला याद आ गया हो। सच बताऊं तो मेरा तो फुल प्लान था कि रात को मस्त बाहर से खाना ऑर्डर करूंगा और ऐस करूंगा, पर अब खुद ही मास्टर शेफ बनना पड़ेगा। मेरी मूवी देखने की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अभी कुछ देर पहले जो खुशी मिल रही थी वो अब मातम में बदल गई है। सच में यार, इस दुनिया में सुख और दुख का टेंडर शायद मेरे ही नाम पर छूटा है। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई भीगा बिल्ली हूं। मैंने तुरंत अपनी बेइज्जती को संभाला और पूछा, रात को क्या खाओगी। उसने बड़े नखरे से जवाब दिया, जो मर्जी बना लो, सब चलेगा। चलो जी, अब बनेगा बॉल्स वाला सूप। सुबह सोया मिल्क बनाने के बाद जो सोयाबीन का चूरा बचा था उसे ठिकाने लगाने का यही बेस्ट मौका है। सोचा था कल सुबह बनाऊंगा, पर अब जब महारानी पधार चुकी हैं तो आज ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो जैसे ही अपने कमरे में गई, मैंने गलती से लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी मनहूस शक्ल देख ली। तब जाकर मेरी बत्ती जली कि मैं स्नैक्स के चक्कर में इतना बावला हो गया था कि अपने बाल काटना ही भूल गया। अब समझ आया कि वो मुझे किसी अजूबे की तरह क्यों ताक रही थी। मैं पागलों की तरह सोफे से कूदा और सीधे बाथरूम की तरफ भागा। कंघी रगड़ते हुए मैं खुद को ही कोस रहा था कि भाईगा, तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। क्या तुझे मर्फी का नियम नहीं पता, जब किस्मत खराब होनी होती है तो साला ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। लो कर लो बात। उस मिस बाई के सामने मेरी जो हालत थी ना, कसम से अपनी शक्ल देखकर शीशे में सिर मारने का मन कर रहा था। एकदम बेइज्जती का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मैंने। वैसे तो मैं अपनी लुक्स को लेकर इतना सीरियस नहीं रहता, पर यह बाई निंगबिंग चीज ही ऐसी है, इसके बगल में खड़े हो जाओ तो अच्छे खासे हीरो भी विलेन के फटे हुए मोजे जैसे लगने लगते हैं। मुझे तो पक्का यकीन है कि आधे लोग तो इससे जलते ही इसलिए होंगे क्योंकि इसकी एंट्री ही किसी 7 करोड़ की गाड़ी जैसी होती है। वो जो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे होती हैं ना, जो खुद को खुदा समझते हैं, वो भी इसके सामने आकर भीगी बिल्ली बन जाते होंगे। उनकी सारी अकड़ इसकी एक नजर के सामने धुआं हो जाती है। और अब देखो मेरी किस्मत, इस चलती फिरती पेंटिंग के लिए मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, वो भी पूरे जोश और हिम्मत के साथ, ताकि इसकी सुंदरता के सामने मेरा कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर ना धंस जाए। अब ये मीट बॉल्स तलने का काम भी बड़ा रिस्की है। सारा तेल और धुआं चेहरे पर चिपक जाता है, पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। एकदम सीरियस होकर कढ़ाई पर फोकस जमाए बैठा था। मेरे हाथ किसी निंजा की तरह चल रहे थे। फटाफट एक एक करके गोलों को तेल में ऐसे छोड़ रहा था जैसे दुश्मन की सेना पर बम गिरा रहा हूं। पूरे घर में ऐसी कातिल खुशबू फैल गई कि किसी का भी ईमान डोल जाए। करीब 1 घंटा बीत चुका था। तभी हमारी ये मिस परफेक्ट अपने कमरे से बाहर निकली। दरवाजा खोलते ही उसे तली हुई चीजों की वो जबरदस्त खुशबू आई कि बस पूछो मत। वो उस खुशबू का पीछा करते हुए सीधे किचन तक आ पहुंची। वहां उसने देखा कि मैं फुल शेप मोड में अपनी ही धुन में लगा हुआ हूं। मैं मजे से कोई टेढ़ा मेढ़ा गाना गुनगुनाते हुए हाथ ऐसे चला रहा था जैसे मैं ही इस दुनिया का इकलौता मास्टर शेफ हूं।
और अपनी ही मस्ती में एकदम खोया हुआ था। एक के बाद एक सुनहरी मीटबॉल्स कढ़ाई से बाहर निकल रही हैं। ओए होए, क्या क्यूट छोटे बच्चे हैं ये। और बाकी के नन्हे मुन्ने लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे मीटबॉल्स, तुम सबका स्वाद एकदम कड़क होने वाला है, फिक्र मत करो। मैं तुम सबको इतना जबरदस्त सूप बनाऊंगा कि तुम्हारी शहादत बेकार नहीं जाएगी। अब खाना बनाते समय अपनी ही धुनी में मस्त होकर इतनी बकबक करने वाला नमूना बाई निंगबिंग ने अपनी पूरी लाइफ में पहल देखा था। वो बेचारा दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़ा बस यही सोच रहा है कि ये पगला आगे क्या कांड करेगा। और मैंने भी उसे निराश नहीं किया। मीट बॉल्स का काम खत्म हुआ तो मैं मुड़ा और सब्जियां काटने लगा। और भाई, मेरी बकबक अभी भी चालू है। मैं उन सब्जियों से कह रहा हूं, अरे वो मेरी सुंदर सब्जियों, इतना खूबसूरत दिखने में बड़ी मेहनत लगती होगी ना। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पूरी इज्जत के साथ सूप के ऊपर तैराऊंगा। तुम्हारी जिंदगी सफल कर दूंगा भाई। असल में मेरे दिमाग में किसी सस्ती वेब नोवेल का तगड़ा प्लॉट चल रहा था और मैं अपनी ही ख्याली दुनिया में खोया हुआ था। जैसे ही मैं मुड़ा, सामने एक जीता जागता इंसान खड़ा देखकर मेरी तो फटके हाथ में आ गई। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हटा और मेरा पैर फिसल गया। अब मेरी तशरीफ जमीन से टकराने ही वाली थी कि बाई निंगबिंग ने मुझे थामने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके पकड़ने से पहले ही मैंने फुर्ती से सिंह को पकड़कर खुद को संभाल लिया और सीधा खड़ा हो गया। पर बाई निंगबिंग का हाथ मेरी कमर पर टिका हुआ था। भाई साहब, उसके हाथ की वो अजीब सी गर्मी मुझे किसी गर्म झटके जैसी लगी और मेरे बदन में करंट दौड़ गया। मैंने सकपका कर कहा, तुम ऐसे अचानक भूत की तरह यहां कैसे आ गए? अभी मेरा कचरा हो जाता। कुछ काम है क्या? उसने शांति से जवाब दिया, नहीं, बस पानी पीने निकला था, तुम्हारी आवाज सुनी तो बस देखने चला आया। मैंने भी बात संभालते हुए कहा, वो मैं तो बस ऐसे ही खुद से बातें कर रहा था, वरना अकेले खाना बनाना कितना बोरिंग काम है ना। चलो भाई, गर्मा गर्म बॉल्स तलकर तैयार हो चुके हैं। मैंने भाई निंगबिंग की तरफ देखकर पूछा कि क्या उसे एक चखना है, पर अगले ही पल मुझे याद आया कि ये तेल से लथपथ चीजें शायद उसकी हाई फाई सेहत के लिए फिट ना बैठे। मैंने झट से बात पलटते हुए कहा, छोड़ो यार, ये ऑयली खाना बॉडी के लिए जहर है। अगर ज्यादा भूख नहीं लगी तो थोड़ा इंतजार कर लो। अब अपनी मैडम को कौन समझाए कि इन कहानियों में सेहत का लॉजिक कम और स्वाद का जायका ज्यादा चलता है। उसे लगा मैं उसे डाइट पर रहने की सलाह दे रहा हूं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पूछा, इसे खाते कैसे हैं? मैं भी थोड़ा नर्वस हो गया और बिना सोचे समझे अपनी इस्तेमाल की हुई चॉपस्टिक्स उसकी तरफ बढ़ा दी। मैडम ने चॉपस्टिक्स देखी और उनका दिमाग ठनक गया कि भाई ये तो जूठा माल है। उन्होंने शांति से वो चॉपस्टिक्स मुझे वापस थमा दी। मुझे लगा शायद अब ये नखरे दिखाएंगी, पर भाई इस लड़की ने तो सीधे हाथ से एक बॉल उठाई और गटाक से मुंह में डाल ली। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। हमारी ये नजाकत वाली राजकुमारी अब बिल्कुल देसी स्टाइल में हाथ से खा रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे चबाया, गरम गरम भाप और बीन्स का जबरदस्त फ्लेवर उनके मुंह में ब्लास्ट हुआ। बेचारी का मुंह थोड़ा जल गया और वो सी करने लगी, पर उन्हें मजा तो बहुत आ रहा था। हम दोनों इतने करीब खड़े थे कि मुझे उनकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। वो मजे से अपना पकोड़ा, मेरा मतलब है बॉल, खा रही थी और मैं उन्हें पागलों की तरह घूरे जा रहा था। तभी उन्होंने अचानक मेरी तरफ मुड़कर पूछा, क्या हुआ? अब अचानक उनकी शक्ल इतनी करीब देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं हड़बड़ा कर पीछे हटा और शुक्र है इस बार पैर नहीं फिसला, वरना उथर की मेहरबानी से मेरा कचरा हो जाता। मैं सीधा पीछे दीवार से जा टकराया। मैंने अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए पूछा, वो क्या बॉल्स टेस्टी हैं? अच्छा सुनो, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो बाहर जाओ, क्योंकि यहाँ किचन में धुआं और तेल की गंध बहुत ज्यादा है। बॉल्स तो अब चलो भाई, मीट बॉल सूप तैयार हो गया। लगा था बड़ी जल्दी बन जाएगा, पर इसे बनाने में तो मेरी नानी याद आ गई। अब जो खुशी शुरू में थी वो तो तेल लेने चली गई। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर भाई साहब यानी भाई निंगबिन समझ गए कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। मैं बड़े प्यार से उनके कटोरे में सारा माल भर दिया और खुद के लिए बस वो पतला वाला सूप रखा जिसे देखकर ही दुख होने लगे। निंगबिन ने पूछा कि इतने सारे मीट बॉल बनाए थे तो तूने अपने लिए ज्यादा क्यों नहीं लिए? क्या इतने में तेरा पेट भर जाएगा? मैंने सिर उठाकर उनके कटोरे को देखा जो ऊपर तक लबालब भरा था। उनकी रोज की खुराक के हिसाब से तो ये काफी था, पर क्या आज इन्हें कोई राक्षस वाली भूख लगी है? तभी उन्होंने अपनी वो लंबी लंबी उंगलियां मेरे कटोरे की तरफ घुमाई। मैं बस उनके कटोरे को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई भूखा भेड़िया शिकार को देखता है। निंगबिन खामोश रहे, पर उन्हें मेरी इन फटी आंखों से सब समझ आ गया। असल में मैं खाने से पहले जो बार बार अपना वजन चेक करने की नौटंकी करता हूं ना, वो ये सब अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बड़े ठंडे दिमाग से बोला कि आज तूने स्नैक्स कुछ ज्यादा ही पेल दिए हैं ना। भाई ये कोई सवाल नहीं था, ये तो सीधा सीधा इल्जाम था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में गर्म चाकू घोंप दिया हो। मैंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उन्होंने बस एक तिरछी नजर मारी और मेरी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
ठीक है भाई, मानता हूं थोड़ा बहुत खाया था, पर बस एक कटोरा जेली, एक डिब्बा बिस्किट, एक छोटा पैकेट पॉपकॉर्न और आधा पैकेट चिप्स। अब ऐसे बोलने पर तो ये लिस्ट थोड़ी लंबी लग रही है, पर इन सबको मिलाकर 1 किलो वजन भी नहीं होगा यार। और वैसे भी ये सारे स्नैक्स तो बिल्कुल नेचुरल होते हैं ना। ये स्नैक्स कम खाया करो, अगर तुम्हारा मन है तो बाहर जाकर कुछ अच्छा खा लो, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। भाई साहब, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये शब्द भाई निंगबिंग के मुंह से निकले हैं। मेरा गुस्सा तो ऐसे गायब हो गया जैसे उधार लेने के बाद दोस्त गायब हो जाते हैं। सामने चेहरा तो अभी भी वही ठंडा और बिना एक्सप्रेशन वाला था, लेकिन उसकी फिक्र एकदम असली थी। सच कहूं तो ये बड़ी हवेली वाली मैडम दिल की बुरी नहीं है, बस जरा हटके हैं। आखिर वो मेरा भला ही तो सोच रही थी। मैंने भी शरीफ बच्चा बनकर कह दिया कि ठीक है, अब से फालतू की चीजें नहीं खाऊंगा। शांति से खाना खाने और बर्तन धोने के बाद मैं अपने रोज के काम में लग गया, वही घिसी पिटी कहानी लिखना। मुझे लगा था वो हमेशा की तरह मुझे इग्नोर करेगी, पर आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया भाई। वो अपने कमरे से बाहर आई और सीधे मेरे बगल में आकर बैठ गई। उसने बताया कि उसने अपनी उन ड्रामेबाज सहेलियों को अच्छे से समझा दिया है और अब वो मेरे साथ वैसा बर्ताव नहीं करेंगी जैसा आज किया था। जो भी गलतफहमी थी उसने सब क्लियर कर दी है। अब से जब वो घर आए तो मुझे छुपने या बाहर भागने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी कूल बनते हुए कह दिया कि अरे कोई बात नहीं, वो क्या सोचती हैं इससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी सहेलियां हैं, मेरी नहीं, तो मुझे उनकी बातों का बुरा क्यों लगेगा। वैसे भी मैं कोई ऐसा हीरो तो हूं नहीं जो उन्हें पहली नजर में पसंद आ जाऊं। अच्छा है कि हम एक दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाएं। जब वो आए और मैं वहां न रहूं तो तुम लोगों के लिए भी गॉसिप करना आसान होगा। वैसे भी आज मुझे सच में काम था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अभी भी अपना नोवेल ही लिख रहा हूं। मैंने भी कह दिया कि हाँ भाई, यही तो अपनी जिंदगी है। उसने अपनी फिल्म खत्म कर ली थी, पर मेरा काम अभी भी थोड़ा बाकी था। उसने जाते जाते ये भी कह दिया कि अगर मुझे उसकी आवाज से परेशानी हो तो मैं हेडफोन खरीद कर लगा सकता हूं। मैंने चुपके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे किसी ने जलते हुए तवे पर उंगली रख दी हो। चेहरे पर वो नकली वाली हंसी चिपका कर मैंने मन ही मन सोचा, भाई साहब को बड़ा पता है। अबे ओए, तू बहुत बड़ा ज्ञानी है क्या जो मुझे लेक्चर झाड़ रहा है। लेकिन वो बंदा भी कम नहीं था। बिना कुछ बोले उसने कप उठाया और स्टाइल से मेरे सामने कर दिया। कहने लगा कि अगर अच्छा नॉवेल लिखना है तो सिर्फ फिल्में देखने से काम नहीं चलेगा, उनका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। और हाँ, उसे डिस्टरबेंस से कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो चाहे देख सकता हूं। मैंने भी मन में कहा, चलो ठीक है भाई, आपकी दुनिया। आपका रूल बाई निंगबिंग उठकर बेडरूम में चला गया और मैंने पानी का एक घूंट भरा। कब वापस रखते हुए मेरा ध्यान फिर उसी सवाल पर गया, आखिर इस बंदे के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। क्या ये रात में चड्डी पहनकर शहर बचाने निकलता है। खैर, उसके बाद कई दिनों तक हम दोनों की लाइफ किसी घिसी पिटी रूटीन जैसी हो गई। वो सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से आता। हम बस सुबह शाम साथ में खाना खाते और बाकी टाइम अपने अपने कामों में बिजी रहते। फिर एक दिन भाई निंगबिंग दोपहर में ही घर आ गया। मैं उस वक्त लिखने में बिजी था, तो जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई, मैंने बिना सिर उठाए आदत से मजबूर होकर कह दिया, आ गए तुम। तभी एक जानी पहचानी बच्चे की आवाज आई जिसमें हैरानी और नफरत कूट कूट कर भरी थी। उसने सीधे बोला, ये अब तक यहाँ क्या कर रहा है। तुम लोगों का अभी तक तलाक नहीं हुआ क्या। बोलने वाला और कोई नहीं, बाई निंगबिंग के चचेरे भाई का लड़का था। बेचारे के माँ बाप एक एक्सीडेंट में निकल लिए थे और वो बाई निंगबिंग के सबसे करीबी थे, इसलिए उसने इस छोटे उस्ताद को गोद ले लिया था। इस 8 साल के नमूने का नाम है बाई निंग और इसे इस शरीर के असली मालिक से सख्त नफरत थी। वैसे गलती सिर्फ इसकी भी नहीं थी, क्योंकि पुराना वाला हीरो भी बच्चों को फूटी आंख नहीं सुहाता था और उसने इस बच्चे को कभी एक हंसी तक नहीं दी थी। अब इस छोटे रिचार्ज को कौन समझाए कि गेम बदल चुका है। चलो छोड़ो, पहले एक बार जब ये छोटा डॉन घर पर छुट्टियों में था और भूख के मारे इसकी जान निकल रही थी, तो किस्मत देखो खाना बनाने वाला शेफ बीमार था। अब इस बच्चे को तो कुछ खाना था, पर अपना पुराना वाला शरीर का मालिक अपने उन नकली यार दोस्तों के साथ सेटिंग करने में इतना बिजी था कि उसने बिना सोचे समझे इस नन्हे के लिए इतना खतरनाक तीखा खाना ऑर्डर कर दिया, जिसे खाकर बेचारा कई दिनों तक बिस्तर पकड़कर बैठा रहा। इसी वजह से बड़े बॉस ने पुराने मालिक के खर्चों पर कैंची चला दी और दोनों के बीच ऐसी आग लगी कि अब तक बुझने का नाम नहीं ले रही थी। कम से कम मेरे इस शरीर में आने तक तो नहीं। वैसे मुझे बच्चे पसंद तो है, पर यह छोटा पैकेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। अभी जो इसने बोला उससे तो साफ है कि इसे मेरा यहां होना बिल्कुल रास नहीं आ रहा। पर भाई, अभी तलाक का ठप्पा लगानी है तो मेरा यहां रहना तो बनता ही है बॉस। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब से तुझे भी इसी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि तेरे दाना पानी का रिमोट कंट्रोल इसी के हाथ में है। यह सुनकर वो बच्चा चौंक कर बोला, क्या मौसी, आप मजाक तो नहीं कर रही ना। पहले जब वो पापा के सामने मेरे खिलाफ जहर उगलता था तो पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था,
जब तक कि बात हद से बाहर ना हो जाए। पर आज हवा का रुख बदला हुआ था। वो मासूमियत से पूछने लगा, क्या सब सच कह रहे हैं? क्या आप सच में कंगाल हो चुके हो और इसी मजबूरी में आप इस आदमी को झेल रहे हो? मैं चुपचाप तमाशा देख रहा था कि आखिर बड़े बॉस क्या गेम खेलेंगे। उन्होंने बड़े आराम से उसके माथे पर एक टपली मारी और बोले, बेटा जुबान संभाल के। सिर्फ बच्चा होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। मैं सच में सड़क पर आ चुका हूं, तो अब तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। बच्चे का मुंह फटा का फटा रह गया। 3 सेकंड तक उसने आंखें फाड़कर देखा और फिर जोर जोर से सिर हिलाने लगा। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मेरे पापा ने तो पहले कहा था। अरे मेरी प्यारी मौसी, आप तो दुनिया की सबसे तगड़ी खिलाड़ी थी ना, फिर ये रातों रात कंगाल कैसे हो गई? आपका बिजनेस तो इतना बड़ा था कि गूगल भी शर्मा जाए, फिर ये सब एक झटके में स्वाहा कैसे हो गया? हे भगवान, अभी तो मैं ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ और मेरे इन नन्हे मुन्ने कंधों पर घर चलाने का बोझ आ गया। भाई, मैं अभी सिर्फ तीसरी क्लास में हूं, मुझ पर रहम करो। एक काम करो मौसी, मुझे चाइल्ड मॉडल बना दो। वैसे भी मैंने रैंप वॉक की ट्रेनिंग ले रखी है और शक्ल से तो मैं साक्षात हीरो लगता हूं। कोई ना कोई रईस तो हमें पाल ही लेगा। पर मौसी ने मेरा सारा जोश ठंडा कर दिया। बोली कि बेटा, बिना तगड़े बैकग्राउंड और जैक के यहां पत्ता भी नहीं हिलता। तुम्हें क्या लगता है ये जो टीवी पर अजीब सी शक्ल वाले बच्चे मॉडल बने फिरते हैं, वो अपनी खूबसूरती की वजह से वहां हैं? घंटा, वहां शक्ल से ज्यादा खानदान का रसूख देखा जाता है और अब हमारे पास रसूख के नाम पर सिर्फ ये खाली जेब बची है। मैंने कहा कि मौसी, आप झूठ बोल रही हो। आपने तो अपनी जिंदगी में इतने लोगों की मदद की है, अब उन्हें फोन घुमाओ ना। इस पर मौसी ने जिंदगी का सबसे कड़वा ज्ञान दे दिया। कहने लगी कि बेटा, जब इंसान के पास पैसा और पावर होती है तब तो सब तलवे चाटने आ जाते हैं, पर जब बुरा वक्त आता है तो कोई पानी तक नहीं पूछता। जिनकी तुमने मदद की थी उनसे वापसी की उम्मीद कभी मत रखना। अगर वो तुम्हारे गिरे हुए वक्त में तुम्हें लात ना मारे तो समझो वही बहुत बड़ा एहसान है। अब बाई निंग बिंग सीधा बाथरूम में घुस गया और वहां से उसकी चीखने की आवाजें आने लगी। वो रोते हुए बोला कि क्या अब हमें हमेशा इसी खटारा जगह पर रहना होगा? क्या अब वो लजीज खाना और ब्रांडेड कपड़े सब सपने बन जाएंगे? स्कूल के बच्चे कह रहे हैं कि मेरा वहां से पत्ता कटने वाला है। क्या ये सच है? मौसी ने भी दो टूक जवाब दे दिया कि हाँ बेटा, अब से छुट्टियों में तुम्हें इसी दरिद्रता में मेरे साथ रहना होगा। वो पुराने ठाट बाट और महंगे कपड़े अब भूल जाओ। अब इस छोटे नमूने को देखो, बोल रहा है कि इसे स्कूल बदलना है क्योंकि इसके दोस्त इसका मजाक उड़ाते हैं। बेटा, दुनिया गोल है और लोग टेढ़े, ये तो होना ही था। लेकिन इसका बाप भी प्रो लेवल का कंजूस निकला। साफ बोल दिया कि बेटा, एक सेमेस्टर की फीस पहले ही भर दी है तो अभी चुपचाप वहीं जलील होना पड़ेगा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? बाई निंगबिंग उस बेचारे को खींचकर सोफे पर ले गया और मैं वहां साइड में खड़ा कुछ काम करने का नाटक कर रहा था। पर अब मामला ऑकवर्ड हो गया था तो मैंने चुपचाप संतरे उठाए और उनके सामने मेज पर टिका दिए। घर में फल के नाम पर बस यही बचा था। फिलहाल इसी से काम चला लो। छोटे ने फिर रोना शुरू किया कि उसे लोग पसंद नहीं करते। अब यहां शुरू होता है बाप का ज्ञान। कहता है कि जब तक तेरे पास पावर नहीं है लोग तेरी बजाएंगे ही और ये नॉर्मल है। पर सुन, जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा और ऊंची कुर्सी पर बैठ जाएगा तब भी लोग तेरी पीठ पीछे बुराई करेंगे। तब हालात और भी गंदे होंगे। बस फर्क इतना होगा कि तब वो तेरे मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि तू तब तक काफी डेंजरस हो चुका होगा। फिर बाई निंगबिंग ने संतरा छीलते हुए मेरी तरफ इशारा किया कि अरे इससे तो कुछ बोल, तमीज भूल गया क्या? छोटे डॉन ने मेरी तरफ देखा, मुंह खोला, फिर रुक गया। थोड़ा हिचकिचाकर अपने बाप से पूछा कि मैं आखिर इसे बुलाऊं क्या? मैंने बीच में कूदकर सिचुएशन संभाली और कहा, भाई ज्यादा दिमाग मत लगा, बस मुझे शाओ यू बोल दे। छोटा बोला, ठीक है शाओ यू, क्या तेरी छुट्टियां चल रही हैं? तू क्या खाएगा? मैं तेरे लिए कुछ बना दूं। और फिर अचानक इस मासूम दिखने वाले बच्चे ने एकदम तीखा सवाल दागा, वैसे तुझे खाना बनाना आता है? अगर आता है तो पहले क्यों नहीं बनाया? मैंने भी टशन में बोल दिया, बेटा पहले घर में शेफ और नौकर चाकर हुआ करते थे, तब हम नवाब थे। वैसे जो तू कह रहा है इस बात से सच कहूं तो ये चावल बनाने में कौन सा रॉकेट साइंस है, पर इस बार मैंने सोचा थोड़ा स्वैग दिखाते हैं। वैसे तो चावल सब्जी का ही खेल था, पर मैंने इसमें अपना पूरा टैलेंट झोंक दिया और खाने को इतना क्यूट बना दिया जैसे किसी किंडरगार्टन का लंच बॉक्स हो। वैसे मुझे बच्चे काफी पसंद है। पहले अपने यार दोस्त के बच्चों के साथ भी खूब मस्ती करता था और इस बाई ची को ही देख लो, भाई है तो बड़ा प्यारा। अगर हमारे बीच पहले के वो लफड़े ना होते तो मैं तो इसे अब तक गले लगा चुका होता। खैर, बाई निंगबिंग उसे अंदर ले गई और जब तक खाना तैयार हुआ ये छोटा डॉन पाजामा पहनकर हाथ मुंह धोकर अपनी स्पेशल कुर्सी पर ऐसे जम गया जैसे किसी कंपनी का सीईओ हो। टेबल पर सजे कार्टून वाले खाने को देखकर तो इसके होश ही उड़ गए। कहने लगा, क्या ये सब आपने बनाया है? अब भाई, उसकी प्लेट में चावल पर स्माइली बनी थी और सब्जियां किसी एनीमे के कैरेक्टर जैसी लग रही थी। सिर्फ उसी के लिए ये वीआईपी ट्रीटमेंट था।
मेरे और बाई निंगबिंग के लिए तो वही बोरिंग नॉर्मल खाना था। मैंने कहा, बेटा छुट्टी का पहला दिन है, ऐसकर तेरे लिए छोटे बर्तन भी ला दूंगा, ये बड़े वाले तेरे हाथ में फिट नहीं बैठते। पर भाई साहब के नखरे तो देखो, कहने लगा मुझे ये सब बचकाना खाना नहीं चाहिए, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। स्कूल में भी नॉर्मल खाना खाता हूं और अब मैं तीसरी क्लास में आ गया हूं। मैंने भी साफ कह दिया, बेटा तू चाहे यूनिवर्सिटी चला जाए, हमारे लिए तू कल का पैदा हुआ बच्चा ही रहेगा, और ज्यादा दिमाग मत चला, यहां क्या बनेगा वो मैं तय करूंगा। तेरा काम बस इतना है कि शांति से खा ले वरना भूखा सो जा। अगर ये नहीं खाया ना तो अगली बार वही बनाऊंगी जो तुझे सबसे गंदा लगता है। वैसे भी घर में अभी कंगाली छाई हुई है, अगर ये नहीं खाया तो जेब खर्च भूल जा और भूखी मर। तभी छोटी बाईकी ने बड़े प्यार से मुझे थैंक यू बोला। मैंने भी मौका देखकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। भाई बच्चे भी अजीब होते हैं, दिल में लड्डू फूट रहे हैं पर बाहर से ऐसे नखरे दिखाएंगे जैसे कोई बड़ी तोप हो। बिल्कुल जापानी एनीमे वाली सुंदरी बनी फिरती है पर क्यूट तो है। मैंने कह दिया कि अब से इसके लिए कुछ अलग नहीं बनेगा। बाई खानदान के बच्चे इतने नाजुक नहीं होते कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। बाईकी ने भी तुरंत सिर हिलाया जैसे कह रही हो कि मैं बहुत सख्त बच्ची हूं, और साथ ही अपना सिर बचाने लगी। मुझे प्यारे बच्चों को देखकर वैसे ही पिघलने की बीमारी है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इस पर अपने कुकिंग एक्सपेरिमेंट शुरू करूं और स्पेशल चिल्ड्रंस मील बनाऊं। बाई निंगबिंग चुपचाप हमारी ये नौटंकी देख रहा था, उसने भी कोई रोक टोक नहीं की। फिर हम तीनों ने मिलकर खाना शुरू किया। भाई साहब, बाई तो खाने पर ऐसे टूटा जैसे उसे सदियों से भूखा रखा गया हो। साफ दिख रहा था कि उसे आज का खाना काफी पसंद आया है। खाना खत्म करके मैं हमेशा की तरह बर्तन धोने चली गई। ये देखकर बाईकी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगी, तुम घर का काम भी करती हो, लगता है सच में गरीबी आ गई है और अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। जिंदगी में खुशियां और गम बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं, इसीलिए कहता हूं पढ़ाई लिखाई कर लो वरना बाद में मेरी तरह मास्क पहन के घूमना पड़ेगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब इस लौंडे को देखो, अपनी क्लास का टॉपर है और स्कूल भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम रईसों वाला इंटरनेशनल स्कूल है। इस सेमेस्टर इसने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया है और भाई को पूरा भरोसा है कि नंबर 1 यही आएगा, और भाई आए भी क्यों ना। जीतने वाले को पूरे 50,000 मिल रहे हैं। इतने में तो कम से कम कुछ दिन पेट भर के वीआईपी खाना नसीब होगा। अमीर बाप के बच्चों के चौंचले भी अलग ही होते हैं। इनके स्कूल में छोटे बच्चों के इनाम की रकम भी इतनी जबरदस्त होती है कि एक आम आदमी अपनी नौकरी छोड़ दे। पहले तो शाओई पढ़ाई का बहाना बना के इसे मना कर देता था, पर अब तो इज्जत और पेट दोनों का सवाल है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका सोच रहा है कि अगर 4 ऐसे कंपटीशन जीत गया तो सीधे 2 लाख अंदर। पर फिर इसे अपनी औकात याद आई कि भाई चश्मा पहन लेने से कोई आइंस्टीन नहीं बन जाता। आखिर पढ़ाई का प्रेशर भी तो है, तो हिसाब लगाया कि सिर्फ 3 ही कर पाएगा, यानी 1.5 लाख। और हद तो देखो, ये नमूना कहता है कि 1.5 लाख में तो ठीक से खाना भी नहीं आएगा। अबे भाई जरा बाहर निकल के देख, दुनिया में आधे से ज्यादा लोग 10,000 महीने के लिए अपनी घिस रहे हैं और तुझे 1.5 लाख कम लग रहे हैं। वैसे बात तो सही है, इसके लिए तो ये सिर्फ 2 हाथ की घड़ियों की कीमत है। पहले तो ये भाई साहब शार्क मछली का सूप डकार जाते थे, तब तो नहीं सोचा कि बाकी दुनिया का क्या होगा। अब जब खुद की जेब फटी है तो अकल ठिकाने आ रही है। सच में गरीबी ऐसी बीमारी है जो बड़े बड़े नवाबों को भी जमीन पर ला पटकती है। जो बंदा पहले पैसे पानी की तरह बहाता था, आज वो 1.5 लाख को भी कम समझ रहा है, क्योंकि शाओई के पास काफी टाइम से फूटी कौड़ी नहीं बची है। अब भाई जैसे दिन वैसी बातें, जब पैसा था तब उड़ाया, अब नहीं है तो अब देखो भाई, कंजूसी तो करनी पड़ेगी। भले ही तूने पूरे 1.5 लाख कमा लिए हों, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा पेट में ही डाल दे। लाइफस्टाइल नीचे गिरी है तो खाने का लेवल भी गिरेगा ही ना। पर टेंशन मत ले, भले ही तू रोज मेरे हाथ का बना सादा खाना खाए, तुझे कुपोषण नहीं होगा, इसकी गारंटी तेरा भाई देता है। ये सुनकर बेचारे का चेहरा ऐसा उतर गया जैसे किसी ने उसकी किडनी मांग ली हो। तभी अपनी मॉडल जैसी लंबी टांगे मटकाते हुए बाई निंगबिंग हाथ में पानी का गिलास ले आई और बाईजू को एक जहरीली लुक देकर बोली, चलो बेटा, बहुत हुआ ड्रामा, अब जाकर होमवर्क करो। वो बेचारी भी चुपचाप निकल ली, पर जाते जाते मुझे शू वाला इशारा कर गई, जैसे हम दोनों किसी सीक्रेट मिशन पर हों। अब असली मुद्दा यह था कि ये रात को सोएगी कहां, क्या तेरे साथ? मैंने सोचा चलो अब घर बदलने का मामला निपटा ही लेते हैं। मैंने अपनी कुछ महंगी घड़ियां और कपड़े बेचकर डाउन पेमेंट का जुगाड़ तो कर ही लिया था। जब मैंने घर की बात छेड़ी तो निंगबिंग बोली, देख भाई, अब जब बच्ची साथ रह रही है तो सीधा 3 कमरों वाला फ्लैट ही देखते हैं। उसने तो ये भी कह दिया कि वो अपनी राइटिंग की कमाई से बैंक की किस्तें भर देगी, तो पैसों की फिक्र छोड़ो। भाई कसम से मुझे लगा था ये मैडम नखरे दिखाएंगी या बजट का रोना रोएंगी, पर ये तो एकदम सॉर्टेड निकली। अब घर में एक बच्चा हो तो रौनक तो बढ़ ही जाती है, वरना तो हम दोनों एक दूसरे का सड़ा हुआ मुंह देखते रहते। वैसे भी बाईजू कोई शर्मिला बच्चा नहीं थी। बाई निंगबिंग तो दिन भर अपने काम में बिजी रहती थी।
तो घर पर सिर्फ मैं और बाई जूही बचते थे। शुरू में तो हम दोनों अपने अपने कोने में पड़े रहे, पर भाई आखिर बोरियत भी कोई चीज होती है। वो बच्ची भी कितनी देर शांत बैठती, आखिर था तो वो बच्चा ही ना। तो बस उसने अपनी गुफा से बाहर निकलकर धीरे धीरे मुझसे गप्पे लड़ाना शुरू कर दिया। आखिरकार जब उसे यकीन हो गया कि मैं सच में सुधर गया हूं और मेरा बर्ताव बदल चुका है, तो हमारी बाई क्यू मैडम की बर्फ जैसी नाराजगी भी थोड़ी पिघलने लगी। उसने सीधे मुद्दे की बात छेड़ दी। सुनो, तुम मेरी छोटी मौसी को तलाक क्यों नहीं दे देते? बेचारी पूरी तरह कंगाल हो चुकी है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ, पर सच तो यह है कि अब उनके पास चवन्नी भी नहीं बची। अगर तुम अब भी उनके साथ चिपके रहे तो तुम्हें वो पहले वाला वीआईपी ट्रीटमेंट और ऐश करने के लिए अंधा पैसा नहीं मिलने वाला। मैंने भी थोड़ा फिल्मी होकर जवाब दिया, बेटा तुमने खुद ही तो कहा कि उन्होंने पहले मुझ पर खूब पैसे लुटाए हैं, तो क्या अब जब उन पर मुसीबत आई है तो मेरा उनके साथ खड़े रहना फर्ज नहीं बनता? अगर मैं इस वक्त पतली गली से निकल लूं तो लोग मुझे दुनिया का सबसे बड़ा विलेन और एहसान फरामोश इंसान कहेंगे। और क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारी मौसी को अकेला छोड़ दूं? फिर तो घर में तुम्हें खाना बनाकर खिलाने वाला भी कोई नहीं होगा और तुम भूखी बैठी रहोगी। उसने टशन में कहा, अरे मैं भूखी नहीं मरूंगी, उसकी टेंशन मत लो। वैसे पता नहीं तुम्हें अचानक कौन सा दौरा पड़ा है या क्या हुआ है, पर अब तुम उतने भी बुरे नहीं लग रहे। सच कहूं तो पहले मुझे तुमसे सख्त नफरत थी। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ पैसे फूंकना जानते हो और तुम्हें कुछ नहीं आता जाता। मेरी मौसी ने जब तुमसे शादी की थी तो ऐसा लगा था मानो वो कोई पति नहीं बल्कि एक ऑटोमेटिक स्वाइप मशीन घर ले आई हो। खैर, तब उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें यह छोटा मोटा खर्चा चुभता नहीं था। पर अफसोस कि वो तुमसे कोई बहुत बेहतर पति डिजर्व करती थी। लेकिन अब लग रहा है कि तुम उतने भी गए गुजरे नहीं हो। मेरे मम्मी पापा कहते थे कि इंसान की शक्ल या पैसा नहीं, उसकी नियत और दिल देखना चाहिए। भले ही तुम्हारे पास कोई खास टैलेंट ना हो, पर कम से कम तुम मुसीबत देखकर मैदान छोड़कर भागने वाले बुजदिल नहीं हो। तुम्हारा कैरेक्टर थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। मैंने उसकी मैच्योर बातें सुनकर उसके सिर को प्यार से सहलाया और बोला, ए नन्हे उस्ताद, इस छोटी सी उम्र में कुछ ज्यादा ही गहरी बातें नहीं सोच रही हो। ये सब तेरी टेंशन नहीं है छोटू। तू बस मजे से अपनी पढ़ाई और खेलकूद पर ध्यान दे। इस पर हमारे नन्हे आइंस्टीन यानी बाई ने तेवर दिखाते हुए कहा कि मेरी पढ़ाई की फिक्र छोड़ो, मैं हमेशा नंबर 1 आता हूं। मुझे उन आम बच्चों जैसा मत समझना जिन्हें तुम देखते आए हो। मैं हाई आईक्यू क्लब का मेंबर हूं। भाई साहब, मतलब ये बच्चा तो पैदा होते ही पूरा सिलेबस रट के आया था क्या? मैंने जो संतरा उसे देने के लिए निकाला था वो वापस खींच लिया और एक फांक खुद ही चबाने लगा। उसे चिढ़ाते हुए मैंने कहा, क्या मैंने तुझे कभी बताया कि मैं भी किसी ऐरे गहरे कॉलेज से नहीं बल्कि एक टॉप लेवल की मशहूर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूं? उसने ऐसे हैरान होकर देखा जैसे मैंने कह दिया हो कि मुझे बिना एग्जाम दिए सरकारी नौकरी मिल गई है। मैंने बात जारी रखी, तेरी मौसी से शादी करना और फिर वो पागलों की तरह बस शॉपिंग के पीछे भागने वाली औरत बन जाना। उन सब के पीछे एक बड़ी वजह थी। अब मेरा दिमाग ठिकाने आ गया है और मैं नॉर्मल हो गया हूं, समझे? मैंने फिर से संतरा उसकी तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने फिर से हाथ पीछे खींच लिया। बेचारा हवा में हाथ मारता रह गया। थोड़े मजे लेने के बाद आखिरकार मैंने मुस्कुराते हुए उसे संतरा दे ही दिया और कहा, चल अब खा ले। दोपहर में वॉन्टॉन खाएगा? वैसे भी मुझे थोड़ी भूख लग रही है तो मैं थोड़ा ज्यादा ही बना दूंगा। फिक्र मत कर, आज मैं तुझे बिल्कुल छक्कर खिलाऊंगा। अपनी फाइल सेव करके मैं किचन की तरफ चल पड़ा, लेकिन पीछे से भाई ये मुझे एक ऐसी नजर से देख रहा था जिसमें एक अजीब सा अपनापन और लगाव था जो शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। जब से उसके मम्मी पापा गुजरे थे उसने ऐसी रौनक और सुकून वाली जिंदगी कभी नहीं देखी थी। भाई निंगबिंग के उस आलीशान बंगले में खाना पीना तो सब था और निंगबिंग उसका ख्याल भी रखता था, पर वहां घरवाली वो फीलिंग मिसिंग थी। उसका दिल कभी वहां पूरी तरह शांत नहीं रहा। पर अब मैं रोज उसकी फिक्र करता हूं और मेरा बर्ताव इतना नेचुरल है कि जब वो मुझसे बातें करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने किसी बहुत ही करीबी पार्टनर से बात कर रहा हो। अब भाई मामला ऐसा है कि इस छोटे उस्ताद बेची के साथ मेरी ट्यूनिंग एकदम गजब सेट हो गई है। रात को जब भी उससे पूछो कि घर पे कैसा लग रहा है तो बच्चा यही बोलता है कि फुल मजे आ रहे हैं। फिर एक दिन डिनर करते हुए मैंने अचानक एक बम फोड़ा। मैंने कहा, भाई देखो, मैं अगले 2 दिन फ्री हूं और ये नन्हा मुन्ना बच्चा इतने दिनों से घर की चारदीवारी में कैद है, तो क्यों न कल मैं इसे अम्यूजमेंट पार्क घुमा लाऊं। ये सुनते ही हमारी ठंडी रानी बेनिंग का हाथ जैसे हवा में ही जम गया। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि ये बच्चा पिछले 5 दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकला है। वो तुरंत बोली, ठीक है, मैं कल अपना काम एडजस्ट कर लेती हूं। अब भाई मेरी तो वहीं फुस हो गई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, पर मैं कुछ बोल नहीं पाया। अरे भाई, मैं तो प्लान बना रहा था कि इस बच्चे को अकेले ले जाकर थोड़ा चैन की सांस लूंगा और बॉन्डिंग करूंगा,
पर यहां तो बड़ी मालकिन ने साथ आने का फरमान सुना दिया। अब बेडा शियाओ जी को मना करने की हिम्मत किसमें है। खैर, बेची तो इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों की चमक से पूरा घर रोशन हो जाए। उसने एक चकाचक मुस्कान दी और बोला, थैंक यू शाओ यू और थैंक यू शियाओ यी। वैसे आंटी, अगर आप बिजी हो तो मैं शियाओ यी के साथ भी जा सकता हूं। वाह रे नन्हे उस्ताद, क्या मक्खन लगाया है। फिर मुझे अचानक याद आया कि भाई वीकेंड है और एम्यूजमेंट पार्क में भीड़ वैसी ही होगी जैसे सेल के पहले दिन मॉल में होती है। वैसे भी पिछले जन्म में तो मैं कभी ऐसे झूलों के पास गया नहीं था, पर इस नॉवेल के राइटर ने अपनी स्क्रिप्ट में एम्यूजमेंट पार्क का सीन कुछ ज्यादा ही रगड़ के लिखा था। तभी मुझे याद आया कि बच्चे को बाहर ले जाना चाहिए। वैसे भी बैची के माँ बाप उसे 6 साल की उम्र में ही ऊपर वाले के पास छोड़कर निकल लिए थे, और ये पत्थर दिल बैनिंग कभी इसे ऐसी मौज मस्ती वाली जगहों पर ले जाने का सोचती भी नहीं। तो बस मेरा दिल इस छोटे मासूम के लिए कुछ ज्यादा ही पिघलने लगा, और मैं इस नन्हे से लड़के पर अपना प्यार लुटाने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। अगले दिन हमारी नन्ही कलाकार बाई की इतनी जल्दी उठ गई जैसे उसे सुबह सुबह किसी सेल में जाना हो। बाहर अभी अंधेरा ही था और कमरे की घड़ी में 6 भी नहीं बजे थे। असल में अपनी लेडी डॉन बाई निंगबिंग का रोज का फिक्स टाइम है 6 बजे उठकर सबको परेड पर लगाना। बाई की बेचारी मूर्ति बनी लेटी रही ताकि निंगबिंग की नींद खराब न हो जाए, वरना सुबह सुबह कयामत आ जाती। बाई को लग रहा था कि उस बड़े से विला के आलीशान कमरे में अकेले पड़े रहने से अच्छा तो ये जगह है। पहली बार उसे निंगबिंग के साथ ऐसी फैमिली वाली फीलिंग आ रही थी। हालांकि वो करीब तो थे, पर अभी भी उनके बीच वो सच्चे रिश्तों वाली दूरी खत्म नहीं हुई थी। अचानक निंगबिंग अपनी नींद से जागी और भाई साहब, उसके चेहरे पर वो दिन वाली खड़ूसियत गायब थी। सोकर उठने के बाद वो थोड़ी नरम और प्यारी लग रही थी। बैकी ने बिना देरी किए फुर्ती से अपने कपड़े पहने। निंगबिंग ने मदद के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया, क्योंकि इनके घर का वसूल है कि बच्चा पैदा होते ही आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए। फिर ये बड़ी और छोटी इबुतल दबे पांव बाथरूम की तरफ बढ़ी ताकि किसी की नींद न टूटे। आईने में दोनों की शक्लें एकदम डिट्टो मिल रही थी, जैसे किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया हो। दोनों सूसू करके ब्रश करने लगे। तभी नहीं बैकी ने धीरे से पूछा कि क्या छोटी आफत यानी शाओ यू को भी जगाना है। निंगबिंग बोली कि रहने दे, वो खुद ही अपनी कुंभकर्ण की नींद पूरी करके उठ जाएगी, और वैसे भी मेरा टाइम तो रोज 6 बजे का ही है। खाना बनाने का टाइम होते ही ये लोग अपने कमरों में दुबक जाते हैं, जैसे मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागता हूं। तभी आंटी कहने लगी, सुनो, ये बेचारा बच्चा अकेले खाना बना बना कर थक जाता है, आज बाहर चलकर खाएं क्या। अब आंटी का इशारा साफ था कि रोज रोज का वही खाना खाकर उनके पेट में अब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है। खैर, मुझे भी लगा कि हम इतने भी कंगाल नहीं हुए हैं कि रोज घर का ही पिड्डा दाल खाना पड़े। वैसे भी ये सब उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। फिर मैंने क्या किया, सीधा अपनी नखरेबाज बाई जी की गर्दन दबोची और उसे पढ़ाई करने के लिए वापस कमरे में ठूंस दिया। जैसे ही वो अंदर गई, मैं किसी चोर की तरह बाहर निकला और खटाखट सारे पर्दे खोल दिए। बाहर मौसम ऐसा कड़क था जैसे कोई रोमांटिक गाना शुरू होने वाला हो। एकदम चकाचक धूप। मैंने भी हीरो वाली स्टाइल में अंगड़ाई ली। नाश्ते की तैयारी तो कल रात को ही कर ली थी, तो ज्यादा मगजमारी नहीं थी। आधे घंटे में मैंने उन दोनों को आवाज लगाई जैसे कोई पीटी टीचर परेड के लिए बुलाता है। नाश्ता ठूंसने के बाद हम अपने सीक्रेट मिशन पर निकल पड़े। लेकिन रुको, ये बैग का क्या चक्कर है। वो बेचारी अपने छोटे से पिग्गी बैग और मेरे पहाड़ जैसे बड़े बैग को ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसमें किसी की लाश छुपा कर ले जा रहा हूं। मैंने उसे समझाया, अरे बावली, तुझे क्या पता कि हम कितने बड़े फकीर हैं। एम्यूजमेंट पार्क के अंदर पानी की बोतल भी ऐसे भाव में बिकती है जैसे वो सीधा स्वर्ग से आई हो। बाहर से सामान ले जाना ही असली मास्टरमाइंड की निशानी है। टेंशन मत ले, तेरे बैग में बस हल्के फुल्के स्नैक्स हैं, तेरा कंधा नहीं टूटेगा। पर उसे लगा कि भाई, बिस्किट ही तो है, अंदर कितना ही महंगा होगा। महंगाई की भी कोई लिमिट होती है ना। अरे मेरी मासूम बच्ची, तुझे क्या पता कि बाहर जो बिस्किट मैं 10 रुपए में लाया हूं, अंदर वो अंबानी के रेट पर बिकता है। ये बिस्किट तो इतने जबरदस्त हैं कि मेरा मन करता है इनका सब्सक्रिप्शन ही ले लूं। वैसे तुम लोग भी क्या देख रहे हो? अगर कहानी में मजा आ रहा है तो तुम भी सब्सक्राइब मारो ना। जल्दी कर भाई, बाद में एम्यूजमेंट पार्क जाके रेट चेक कर लियो कि वहां जनता को कितना चूना लगाया जा रहा है। वैसे तो ये मुंह ऐसे बना रहा था जैसे मैंने इसकी किडनी मांग ली हो, पर फिर भी इसने चुपचाप पीठ घुमा ली ताकि मैं इसके बैग में ढेर सारे स्नैक्स ठूस सकूं। इसके बाद हम तीनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। अपना भाई निंगबिंग फुल स्वैग में गाड़ी चला रहा था और मैं पीछे खाली बैठा मक्खियां मार रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तीसरी क्लास के नन्हे डॉन बाई जू का थोड़ा मनोरंजन किया जाए। अब इसे इसकी खुद की लिखी अजीबोगरीब कहानियां तो सुनाने से रहा, तो मैंने सिंड्रेला वाली घिसी पिटी कहानी शुरू कर दी। मुश्किल से 10 मिनट लगे और मैंने पूरी कहानी का रायता समेट दिया। ये छोटा पैकेट बड़े ध्यान से सुन रहा था, पर कहानी खत्म होते ही कहता है कि शाओ यू भैया, आपकी भाषा तो एकदम कड़क है, मेरा तो वहीं पोपट हो गया।
मैंने कहा, अबे ओए, तू कहानी सुन रहा था या मेरा इंटरव्यू ले रहा था? मैंने इसे ज्ञान पेलते हुए कहा कि भाई, किसी ज्ञानी ने कहा है कि पुरानी चीजों को दोबारा देखने से ही असली अकल आती है और कुछ नया सीखने को मिलता है। पर यह बच्चा तो साक्षात कलयुग का प्रो मैक्स वर्जन निकला। कहने लगा कि भैया, मेरी क्लास की लड़कियां तो इस लव स्टोरी पे पिघल जाती हैं, पर मुझे असली गेम समझ आ गया है। असल में सिंड्रेला कोई सड़क पे पड़ी गरीब लड़की नहीं थी, वो एक बड़े रईस खानदान की बेटी थी। तो राजकुमार के साथ उसका टांका भिड़ना तो पहले से ही तय था। ये बस दो रईस खानदानों की शादी है जिसमें बीच में थोड़ा फालतू का स्ट्रगल हुआ और आखिर में सब सेट हो गया। मैं भी हंस पड़ा और बोला, अच्छा बेटा, बड़े तेज हो रहे हो। तो अब ये बता कि अगर तू सिंड्रेला की जगह उस सड़े हुए परिवार में फंसा होता तो तू क्या करता? क्या तू भी बस एक शरीफ और अच्छा बच्चा बन के ये सब जुल्म चुपचाप सहता रहता? अब ये बेचारी सिंड्रेला अपनी सौतेली मां के जुल्म सहे, अपने बाप के पास जाकर रोना धोना करे या खुद ही उस बुढ़िया को सीधा करे। लेकिन बाप के पास जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर उस बुढ़े को अपनी बेटी की जरा भी परवाह होती तो बेचारी सिंड्रेला इतने सालों से वहां नौकरानी बनकर बर्तन नहीं मांज रही होती। खुद पंगा लेना भी बड़ा रिस्की काम है भाई। अगर समाज के सामने जरा भी बदतमीजी की तो लोग बदचलन और बदमाश का टैग लगा देंगे और फिर शादी के मार्केट में इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और घर छोड़कर भागने का तो सोचना भी मत, क्योंकि उस जमाने में अगर लड़की घर से भाग गई तो उसकी इज्जत का कचरा होना तय था। तो कुल मिलाकर बेचारी के पास घुट घुट कर जीने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन यहां हमारा ये 8 साल का नहा मास्टरमाइंड बायचू कुछ अलग ही लेवल की फिलॉसफी झाड़ रहा है। ये कहता है कि सहना ही आखिरी रास्ता नहीं है। अब देखो, दुनिया की नजर में बड़ों से बदतमीजी करना पाप है, तो फिर उस सौतेली मां का अपनी बेटी को टॉर्चर करना कौन सा पुण्य का काम है? उसकी भी तो अपनी 2 बेटियां हैं। अगर उस सौतेली मां की मार्केट में इमेज खराब हुई तो उसकी खुद की सगी बेटियों को कौन सा राजकुमार घास डालेगा? उनकी शादी के भी लाले पड़ जाएंगे। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ निंगबिंग रियरव्यू मिरर से इन दोनों को देख रहा था और इस 8 साल के बच्चे का खतरनाक लॉजिक सुनकर चुपचाप अपना सिर हिलाने लगा। भाई, कसम से इस बच्चे के दिमाग ने तो मेरा भी सिस्टम हैंग कर दिया है। मतलब इतना छोटा बच्चा और इतनी शातिर बातें। खैर, बायचू अपनी दलीलें दे ही रहा था कि गाड़ी पार्किंग में जाकर रुक गई। गाड़ी रुकते ही ये बच्चा तो ऐसे उछलकर बाहर निकला जैसे इसे पिंजरे से आजादी मिल गई हो। इसकी एक्साइटमेंट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने झटपट नीचे उतरकर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे हिदायत दी कि हाँ, आज वैसे ही पब्लिक का इतना हुजूम है जैसे कोई फ्री की सेल लगी हो, और ऊपर से ये दिखने में इतना क्यूट है कि कहीं कोई इसे उठा न ले जाए। अब इस बच्चे को देखो, शक्ल से ही किडनैपर्स का फेवरेट आइटम लग रहा है। मैंने फौरन उसे वार्निंग दी कि बेटा, या तो मेरा हाथ मजबूती से पकड़ कर रख या अपनी इस मौसी का हाथ थाम ले, वरना अगर आसपास कोई भी गड़बड़ दिखे तो सीधा गला फाड़ कर चिल्ला देना, समझे? वैसे ये छोटा पैकेट यानी शाओ यू उम्मीद से ज्यादा समझदार निकला। कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं कोई बुद्धू नहीं हूं, हमेशा आप दोनों के पीछे ही चिपका रहूंगा। मुझे पता है कि बच्चों में बड़ों जैसी ताकत नहीं होती। अगर किसी ने मुझे जबरदस्ती उठाने की कोशिश की तो मेरा विरोध करना भी बेकार जाएगा। स्कूल में टीचर ने यह सब पहले ही रटा दिया है। चलो, कम से कम इस बच्चे के पास तो इस कहानी के राइटर से ज्यादा दिमाग है, वरना बिना वजह इधर उधर भागकर नया लफड़ा पाल लेता। अब हम तीनों गेट पर पहुंचे और भाई शुक्र है मैंने पहले ही ऑनलाइन टिकट का जुगाड़ कर लिया था, वरना वहां टिकट काउंटर पर जो लंबी लाइन लगी थी ना, उसे देखकर ही मेरा तो सिस्टम हैंग हो जाता। हम वीआईपी की तरह अंदर घुसे जबकि बाकी लोग वहां धूप में तंदूरी चिकन बन रहे थे। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, चारों तरफ जबरदस्त शोर शराबा और भीड़ थी। अब देखो, मैं ठहरा पैदाइशी हैंडसम और ये बाई निंगबिंग भी किसी अप्सरा से कम नहीं है। तो जब हम जैसे 2 शानदार नमूने भीड़ में चलते हैं तो लोगों की गर्दनें अपने आप घूम जाती हैं। कुछ छिछोरे तो पास आकर लाइन मारने की फिराक में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारे हाथों में नन्हे बाईसान को देखा, बेचारे वहीं के वहीं जम गए। अब लोगों के बीच गॉसिप चालू हो गई। कोई कह रहा था कि देखो उस जवान कपल को, क्या जोड़ी है भाई। शक्ल देखकर तो लग रहा है जैसे कोई बड़े सेलिब्रिटी फिल्म की शूटिंग छोड़कर घूमने निकले हों। कुछ लोग तो जल भुन कर आंखें भर रहे थे कि अफसोस, इतने अच्छे माल पहले से ही बुक हो चुके हैं, वरना एक चांस तो बनता था। वहीं कुछ लड़कियां अपनी सहेलियों से रोना रो रही थी कि क्या दुनिया के सारे स्मार्ट लड़के सुंदर लड़कियों ने ही हड़प लिए हैं। भाई, इनका दुख देखकर तो मेरा कलेजा फटा जा रहा था, पर क्या करे, अब मैं हूं ही इतना हॉट कि लोग खुद को रोक ही नहीं पाते। तुम लोग भी क्या इन्हीं फालतू बातों के बारे में सोच रहे हो? वहां खड़ी लड़कियां आपस में गॉसिप कर रही थी कि भाई ये बच्चा कितना क्यूट और तमीज वाला है, काश मेरा भी ऐसा ही बेटा होता। अबे ओ बहन, जरा अपनी और अपने पति की शक्ल तो आईने में देख लो। जब खुद का थोबड़ा 144 पिक्सल जैसा है तो क्या उम्मीद कर रही हो कि बच्चा 4K अल्ट्रा HD पैदा होगा?
उनकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। वैसे काश बाई जी सच में मेरा बच्चा होता तो मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो जाता। खैर, मैंने पूछा, शाओ यू बता पहले क्या खेलना है। उसने कहा, ये तो आप पर है, वैसे मुझे लगता है रोलर कोस्टर और बम्पर कार सही रहेंगे। आपको क्या लगता है? सच कहूं तो मैं खुद भी कभी अम्यूजमेंट पार्क नहीं आया था, तो मुझे बस गिने चुने 2-4 झूलों के ही नाम पता थे। बाई जी ने थोड़ा सोचा, फिर दूर उस रोलर कोस्टर की टेढ़ी मेढ़ी पटरी को देखकर अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बोला, चलो पहले रोलर कोस्टर की ही वाट लगाते हैं। तो फिर तय हुआ कि पहले रोलर कोस्टर और फिर बम्पर कार। वहां लोगों की इतनी भीड़ थी जैसे फ्री का राशन बंट रहा हो, या तो माँ बाप अपने बच्चों के साथ आया थे, या फिर वो निब्बा निब्बी जो यहां रोमांस की दुकान खोलने आए थे। इससे पहले कि बाई निंगबिंग कुछ कहती, मैं एक अच्छे पति और बाप का नाटक करते हुए खुद ही लाइन में जाकर खड़ा हो गया। मैंने हाथ हिलाकर बाईजुई और निंगबिंग से कहा कि तुम लोग जाकर साइड में आराम करो, यहां धूप में जलने के लिए तुम्हारा भाई अकेला काफी है। अब हमें देखकर आसपास के लोगों की जलकर राख हो रही थी। बगल में खड़ी एक औरत तो अपने बॉयफ्रेंड को ताना मारते हुए बोली, देख इतना हैंडसम लड़का खुद लाइन में खड़ा है ताकि उसकी बीवी और बच्चे को आराम मिल सके, और एक तू है। उस बेचारे बॉयफ्रेंड ने भी फौरन जवाब दिया, तुझे बस वो लड़का दिख रहा है, जरा उसकी बीवी की खूबसूरती भी देख ले, और भाई उसके कपड़े तो देख, सबके सब टॉप लेवल के ब्रांडेड है। अगर उसकी इस पूरी ड्रेस की कीमत जोड़ ली जाए तो अरे भाई कम से कम 50,000 जेब में होते तो किसी को लाइन में खड़ा करने के लिए दिहाड़ी पर रख लेते। ये जो हैंडसम मुंडा दिख रहा है ना, पक्का इसके दिमाग के पेंच ढीले हैं या फिर घर में इसकी इज्जत जीरो है। अगर मेरे पास ऐसी कातिल शक्ल होती ना, तो मैं तो ऐसी बंदी के मुंह भी ना लगता जिसे अपनी फिक्र ही नहीं है। अब बेचारे बंदे के मुंह से गलती से दिल की बात क्या निकल गई। उसकी लुगाई ने सीधे उसकी टांग पर एक जोरदार लात जमा दी और बोली, क्या कहा तुमने? हिम्मत है तो दोबारा बोलकर दिखा। भाई तो तुरंत भीगी बिल्ली बन गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं जानू, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो इतनी संस्कारी हो, भला ऐसा घटिया काम कैसे कर सकती हो। इधर बाईची ने अपनी आंटी बाई निंगबिंग को थोड़ा टोका। उसने वो सारी बातें सुन ली थी और उसे पूरा यकीन था कि उस आंटी के कान में भी ये कचरा जरूर पड़ा होगा। उसने धीरे से पूछा, आंटी क्या गुशाओयू को ऐसे अकेले लाइन में खड़ा करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? इस पर आंटी ने उसे तगड़ा वाला ज्ञान पेल दिया कि बेटा, तुम्हारे मास्टर ने स्कूल में जेंडर इक्वलिटी यानी महिला पुरुष बराबरी के बारे में नहीं पढ़ाया क्या? इस राइट के लिए वो लाइन में लगा है, तो अगली वाली राइट के लिए एक एक करके हम सबकी बारी आएगी, जिसमें तुम भी शामिल हो। ये सुनकर बाईची की जान में जान आई कि चलो, आंटी बेचारे गुशाओयू की मजदूरी कराने के मूड में नहीं है। सच बताऊं तो पहले उसे गुशाओयू बिल्कुल पसंद नहीं था, पर अब भाई के लिए उसके दिल में थोड़ी जगह बन गई थी। पुराने वाले फुद्दू गुशाओयू को तो बाई निंगबिंग कितना भी रगड़ लेती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर यह नया वाला वर्जन काफी कूल है। और उसकी हालत देखकर अब बाईची को सच में बुरा लग रहा था। वहां खड़ी कुछ शादीशुदा और कुंवारी औरतें अब फालतू की पंचायत करने लगी थी और बात को किसी और ही मंगल ग्रह पर ले गई। बाईची को उनकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बाई निंगबिंग को लेकर साइड में जाकर बैठ गया। अब उसके मन में कोई गिल्ट नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि आगे चलकर सबको बराबर की मेहनत करनी है। थोड़ी देर लाइन में धक्के खाने के बाद आखिर उन तीनों का नंबर आ ही गया। बाईची तो बिना किसी शक के हीरो बनकर बीच वाली सीट पर बैठ गया और मैं और बाई निंगबिंग उसके अगल बगल बैठ गए। भाई हम भी रोलर कोस्टर पर, और आसपास के लोग वो तो हमें ऐसे घूर रहे हैं जैसे हमने इनकी किडनी चुरा ली हो। अपनी गुशाओयू तो बेचारी शर्म के मारे पानी पानी हो रही है, पर अपनी बाई निंगबिंग मैडम को देखो, ये मोहतरमा रोलर कोस्टर पर भी ऐसे बैठी हैं जैसे अपने बाप के ऑफिस की वीआईपी कुर्सी पर मीटिंग ले रही हो। फुल रईसी वाला टशन चेहरे पर एक शिकन तक नहीं, मानो मौत को सामने देखकर कह रही हो, लाइन में आओ भाई। वहीं अपना नन्हा मुन्ना बाई चौंग अपनी ही धुन में मस्त है। ये छोटा पैकेट अपनी सेफ्टी बेल्ट और बाकी तामझाम को ऐसे चेक कर रहा है जैसे आज ही इसे नासा का रॉकेट उड़ाकर सीधे चांद पर लैंड करना हो। ऊपर से शाओयू को भी ज्ञान पेल रहा है कि शाओयू बेल्ट ठीक से चेक कर ले, ढील मत छोड़ना वरना सीधे यमराज के पास लैंडिंग होगी। मैंने भी बोल दिया, हाँ भाई सब सेट है, तू फालतू की टेंशन मत ले और अपना ध्यान रख। सच बताऊं तो मेरी पूरी नजरें अपनी इस बर्फ की रानी निंगबिंग पर टिकी थी। भाई कसम से मुझे बड़ी चुल मची थी कि क्या ये पत्थर जैसी शक्ल वाली मैडम इस खतरनाक राइड पर भी अपना ये एटीट्यूड वाला चेहरा बनाकर रखेंगी या फिर इनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम होगी। यही देखने के लिए मैंने कोस्टर के स्टार्ट होते ही इसे ताड़ना शुरू कर दिया। गाड़ी एकदम कछुए की चाल से धीरे धीरे उस लोहे की पहाड़ी पर चढ़ने लगी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे थे मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था, जैसे एग्जाम में फेल होने की खबर मिली हो। ठीक उसी पल
जब हम सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे, निंगबिंग महारानी ने अपनी रईसी थोड़ी साइड में रखी और आखिरकार दोनों हाथों से सेफ्टी हैंडल को मजबूती से पकड़ लिया। पर मजाल है कि चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएं। अभी भी वही आई डोंट केयर वाला लुक, और फिर अगले ही पल कोस्टर ने जो चोटी से नीचे की तरफ गोता लगाया। स्पीड इतनी भयंकर थी कि मेरी सहन शक्ति के यहां का माहौल तो देखो भाई। हर तरफ ऐसी चीखें गूंज रही हैं जैसे किसी ने सबका नेट पैक खत्म कर दिया हो। कोई डर के मारे थर थर कांप रहा है तो कोई खुशी से पागल हुआ जा रहा है। पर अपना छोटा डॉन भाई जियाओ तो अलग ही लेवल का खिलाड़ी निकला। ये बच्चा डरने के बजाय इतना एक्साइटेड है जैसे इसे फ्री की कोल्ड ड्रिंक मिल गई हो। और दूसरी तरफ देखो हमारी इस आइस क्वीन बाई निंगबिंग को, हवा इसके बालों की चटनी बना रही है। पर इस बंदे के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। भाई तू रोलर कोस्टर पर बैठा है या किसी बोरिंग लेक्चर में? मुझे तो लगा था कि यह बंदा कम से कम अपनी आंखें तो बंद करेगा, पर इसकी शांति देखकर तो मेरी ही बोलती बंद हो गई। कसम से इतना एटीट्यूड तो हमारे यहाँ के सरकारी अफसरों में भी नहीं होता। जैसे जैसे गाड़ी की रफ्तार कम हुई और लोगों के फेफड़ों ने चैन की सांस ली, मैंने देखा कि बाई निंगबिंग के बाल भले ही इधर उधर उड़े हुए थे, पर उसका स्वैग अब भी 7वें आसमान पर था। तभी ये छोटा पैकेट बाई जियाओ अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगा। कहता है, भैया क्या मस्त मजा आया ना? पिछली बार तो थोड़ी फटी थी मेरी, पर इस बार तो मैं सुपर हीरो बन गया हूं। ये बोलते बोलते उसके पैर नूडल्स की तरह कांप रहे थे और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि मैंने उसे तुरंत थाम लिया। खुद मेरी हालत टाइट थी और मैं हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पर इस 8 साल के उस्ताद को खुश करने के लिए मैंने भी कह दिया, हाँ भाई तू तो असली मर्द निकला। 8 साल की उम्र में तू रोलर कोस्टर पर राज कर रहा है, और एक मैं हूं जिसकी मिडिल स्कूल में पहली बार ये सब देखकर बुरी हालत हो गई थी। बचपन की यादें भी ना कभी कभी भारी बेइज्जती करवा देती हैं। जब मैं छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा था तो घर के पास वाले पार्क में एक नया रोलर कोस्टर लगा था। अब मेरे मम्मी पापा को भी एडवेंचर का चस्का चढ़ा था, तो वो मुझे भी घसीटते हुए वहां ले गए। भाई साहब पूरे सफर में मेरी ऐसी फटी कि मैंने एक बार भी आंखें नहीं खोली। नीचे उतरते ही जमीन पर पिछवाड़ा टिका के ऐसा दहाड़ मार के रोया जैसे मेरी किसी ने जायदाद हड़प ली हो। खैर तब मैं छोटा था और ऐसी डरावनी चीजें झेलने की आदत नहीं थी, तो भाई बच्चे की जान लोगे क्या? लेकिन ये सुनकर हमारा ये छोटा नवाब, जो खुद को बड़ा 30 मार खां समझता है, बोलता है, भाई तुम तो बड़े डरपोक निकले। मैं 6 साल की उम्र में भी रोलर कोस्टर पर नहीं रोया था। और फिर अपनी वो मासूमियत वाली एक्टिंग करते हुए कहता है, फिक्र मत करो, आगे से जब भी डर लगे तो मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं हूं ना। कसम से भाई ये बच्चा तो छोटा फरिश्ता निकला। इसकी ऐसी मीठी बातें और वो क्यूटनेस देख के मेरा पत्थर जैसा दिल भी पिघल कर पिघला हुआ मक्खन बन गया। अब बारी आई अगले कारनामे की। सवाल उठा कि अब क्या खेले, तो जवाब आया बम्पर कार। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो। मैंने कब बोला कि मुझे बम्पर कार खेलनी है? ये तो वही बात हो गई कि राय मांगी नहीं और थोप दी गई। मैंने तो बस एक सजेशन दिया था, पर ये लोग तो पीछे ही पड़ गए कि अगर खेलना नहीं था तो मुंह से नाम ही क्यों निकाला। अब इन पागलों को कौन समझाए कि मैं आज तक कभी एम्यूजमेंट पार्क आया ही नहीं हूं। तो मेरे खाली दिमाग में जो पहला नाम आया मैंने बोल दिया। पर मेरी सफाई सुनने का यहां किसी को शौक नहीं है। इससे पहले कि मैं अपना लॉजिक समझा पाता, उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बम्पर कार की तरफ ले गया। भाई यहां मेरी बातों की उतनी ही वैल्यू है जितनी किसी फिल्म में साइड विलेन की होती है। अब इन दोनों नमूनों को लग रहा होगा कि मैं अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने 2 मिनट अपना भेजा दौड़ाया और नतीजे पर पहुंचा कि भाई आज तो ये ठोको गाड़ी यानी बम्पर कार्स वाला खेल खेलना ही पड़ेगा, चाहे मन हो या ना हो। वैसे भी रोलर कोस्टर के मुकाबले यहां भीड़ थोड़ी कम थी, तो हमारी बाई निंगबिंग ने नन्हे मुन्ने बाई झो को लाइन में लगने भेज दिया। अब हमारा ये छोटा डॉन जब लाइन में खड़ा हुआ तो आसपास के लोगों की आंखों से तो जैसे दिल निकल निकल कर गिरने लगे। मतलब लौंडा इतना क्यूट लग रहा था कि पब्लिक देखते ही पिघल गई। वहीं पास में एक छोटी छोरी इतना रो रही थी कि उसके बाप के पसीने छूट गए, पर लड़की चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर जैसे सी उसकी नजर हमारे हीरो बाई झो पर पड़ी, मैडम का रोना धोना 1 सेकंड में बंद। पापा की गोदी से ऐसे कूदी जैसे सेल लगी हो और सीधा हमारे भाई के पास पहुंच गई। दुनिया जहान की परवाह किए बिना उस लड़की ने बिना सरमाए बाई झो का हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, छोटे भैया क्या हम साथ में खेलें? ये लड़की मुश्किल से 5 साल की होगी और बेचारी हमारे लड़के के कंधे तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच रही थी। बाई झो भी यहां पूरा जेंटलमैन बन गया, बोला, अरे ओ स्वीटी अब रोना बंद करो, हम सब यहां बम्पर कार्स ही तो खेलने आए हैं ना, तो टेंशन मत लो, हम बिल्कुल साथ में खेलेंगे। यहां तो वैसे भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। लड़की तो पूरी फिदा हो गई और चिल्लाने लगी, डैडी मम्मी मुझे इसी भैया के साथ खेलना है, मुझे ये भैया बहुत पसंद है। अब बाप भी क्या करता, बोला, ठीक है बेटा मैं तुम दोनों के लिए लाइन में लगता हूं।
अपनी गुशाओयू ये सारा तमाशा खड़े होकर देख रही थी कि कैसे वो लड़की बाई झो का हाथ पकड़कर बकर बकर किए जा रही है। और हमारा बाई झो भी देखो, चेहरे पर एकदम किलर स्माइल चिपकाए उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिला रहा है। दोनों बच्चे ऐसे गप्पे लड़ा रहे थे जैसे पिछले जन्म के बिछड़े यार हों। शाओयू मन ही मन सोचने लगी, भाई साहब अभी इतना सा है और लड़कियों को इंप्रेस करने के सारे गुण सीख लिए हैं, बड़ा होकर तो ये पक्का शहर की लड़कियों का चैन छीन लेगा। वैसे वो लड़की थी तो बड़ी प्यारी, पर हमारा बाई झो भी कुछ कम नहीं था। इतना तमीजदार बन रहा था कि क्या ही कहूं। आपने देखा नहीं कि वो लड़की जिस भी टॉपिक पर बात कर रही थी, सच्ची बताऊं तो भाई लड़कियां भी क्या पकाती हैं यार। वो छोटी बच्ची बोल रही थी कि मेरी गुड़िया की आंखें कितनी बड़ी हैं, और फिर मम्मी पापा के साथ देखी उस फिल्म की कहानी सुनाने लगी जिसका लॉजिक किसी सस्ते एनीमे के फिलर एपिसोड जैसा हिला हुआ था। मतलब सर पैर का कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ हमारा भाई बाई जी ही इतना शरीफ है जो बच्चों की तरह उसकी बातों में हाँ मिला रहा है, वरना नॉर्मल लड़के तो 2 मिनट में ही अपना सर पकड़ ले। तभी एक थोड़ा गोलू मोलू सा बच्चा आया, सोचा होगा कि थोड़ी सेटिंग कर लूं, पर उस लड़की ने तो उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो उसकी लाइफ का कोई पुराना उधार हो। बाई जी ने भी बस एक फॉर्मेलिटी वाली नोट दी और उसे अपनी बातचीत में घास तक नहीं डाली। बेचारा गोलू अपना सा मुंह लेकर वापस अपने मम्मी पापा के पास चला गया। चलो कम से कम पकाने वाला पार्ट तो खत्म हुआ। फिर जैसे ही हमारी बारी आई, बाई जी ने उस लड़की को उसके घर वालों के पास छोड़ा और बिना किसी टाटा बाय बाय वाले ड्रामे के सीधा मुझे और बाई निंगबिंग को खींचकर बम्पर कार्स की तरफ ले गया। भाई की ड्राइविंग देखकर तो कतई नहीं लग रहा था कि उसे उस लड़की का जरा भी इंतजार है। देखो, बम्पर कार का असली मजा तो एक दूसरे को ठोकने में ही है ना। मेरी ड्राइविंग तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे फुटपाथ पर भाईजान की होती है, पर यहां डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि ठोकना तो अलाउड है। बाई जी यहां वहां सबको बुरी तरह पेल रहा था। और भाई हमारा बाई निंगबिंग बंदा दिखने में इतना हैंडसम है कि सब जानबूझकर उससे टकराने की कोशिश कर रहे थे ताकि थोड़ी बातचीत हो जाए, पर वो लड़का तो अलग ही स्वैग में था, जैसे बम्पर कार नहीं बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस का प्रो लेवल टेस्ट दे रहा हो। हर बार ऐसे कट मार रहा था कि किसी का बाप भी उसे छू तक नहीं पाया। देखकर मेरा तो सिस्टम ही हिल गया। जब बाई निंगबिंग को एहसास हुआ कि ये लोग जानबूझकर उसे टक्कर मार रहे हैं तो उसने प्रो वाली फुर्ती दिखाई। उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी गाड़ी को छू भी सके। उल्टा निंगबिंग ने ही उन्हें ऐसा धोया कि सब इधर उधर भागने लगे। अब जब निंगबिंग उनके हाथ नहीं आई तो उन नल्लों ने मुझे और बाई सोंग को अपना निशाना बना लिया। फिर निंगबिंग ने जानबूझकर अपनी गाड़ी फंसाने का नाटक किया ताकि उन सबका ध्यान भटक जाए। शुक्र है बम्पर कार का खेल खत्म हुआ जैसे ही सर्विस स्टाफ ने आवाज दी। मैं तो तुरंत गाड़ी छोड़कर बाहर निकल आया। भाई इस कबाड़ चीज को मैं अपनी जिंदगी में दोबारा कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। निंगबिंग तो गुस्से से आग बबूला थी। गाड़ी से उतरते ही उसने शिकायत शुरू कर दी कि इन लोगों में जरा भी तमीज नहीं है, जानते पहचानते नहीं और बस एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं। वो भी इतनी जोर से कि उसका सिर ही चकरा गया। वो तो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी पर खुद ही भीड़ में फंस गई। ऊपर से छोटे बच्चे भी उसी के पीछे पड़े थे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, अरे यार तुम इतनी क्यूट जो हो, जैसे वो छोटी बच्ची तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी वैसे ही ये बच्चे भी तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए टकरा रहे थे। इस पर उसने तंज मारते हुए कहा, अच्छा तो वो सब तुमसे इसलिए टकरा रहे थे क्योंकि तुम बड़े हैंडसम हो। वैसे हैंडसम तो तुम हो, पर तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स एकदम घटिया हैं। मेरी चाची तो आराम से बच निक। तो भाई यहां चारों तरफ से हम पर हमला हो रहा था, पर तभी अपनी बाई निंगबिंग ने जो जलवा दिखाया, उसने सारा खेल ही पलट दिया। बाई झू तो एकदम इंप्रेस हो गया। उसने झट से निंगबिंग का हाथ पकड़ा और अपनी छोटी मौसी की तारीफों के पुल बांधने लगा। कहने लगा, मौसी आप तो असली प्रो प्लेयर निकली। मुझे भी सिखाओ ना कि इतने सारे लोग आपको अपनी गाड़ी से ठोकने की कोशिश कर रहे थे, पर आपने सबको ऐसे छकाया जैसे गली का कुत्ता किसी अजनबी को छकाता है। वैसे उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए थैंक यू। अब निंगबिंग भी अपनी धुन में मस्त थी। उसने बस एक कैजुअल सा सिर हिलाया और फिर मासूम बच्चे की वो बेइज्जती की कि पूछो मत। उसने बोला, देख छोटे, तेरी हाइट अभी इतनी कम है कि तेरे पैर ढंग से एक्सीलेटर और ब्रेक तक नहीं पहुंचते, तो ज्यादा दिमाग मत चला। पहले दबा के खाना खा और लंबाई बढ़ा। लाइफ में कुछ चीजें अपने बस में नहीं होती और उनमें से एक है तेरी ये नन्ही सी हाइट। बेचारा बाई झू तो ये सुनकर एकदम पिघल गया। वैसे अपनी क्लास में तो वो काफी लंबा माना जाता था, पर अब बड़ों से टक्कर लेगा तो बच्चा ही लगेगा ना। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि फिक्र मत कर, जब तू बड़ा होगा तो अपनी मौसी से भी ज्यादा तबाही मचाएगा। बस तू रोज रात को दूध पीना शुरू कर दे, मैं खुद तेरे लिए दूध तैयार करूंगा। हाइट का क्या है, भले ही तू खली न बन पाए, पर कम से कम अपनी उम्र के बच्चों में तो तू सबसे ऊंचा दिखेगा। अब इसके बाद क्या करना है?
मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा था कि काश यहां आने से पहले मैंने कोई गेम गाइड या इंटरनेट पर टिप्स देख ली होती। तभी पास से एक बच्चा अपने पापा का हाथ खींचते हुए बड़े जोश में उछलते हुए चिल्लाया कि उसे पायरेट शिप वाले झूले पर बैठना है। मैंने तुरंत बाई जू से पूछा कि क्या उसे भी उस समुद्री डाकू वाले झूले पर जाना है। उसने भी बिना नखरे के कह दिया कि हाँ चलते हैं। वैसे भी मेरा और कुछ खास मन तो है नहीं। मैप उठाकर देखा तो पायरेट शिप बिल्कुल सामने ही खड़ा था। तो मैंने कहा चलो भाई इसी की सवारी करते हैं। हम वहां पहुंचे तो किस्मत अच्छी थी, पुरानी भीड़ उतर रही थी और हमारी बारी आ गई। लाइन के हिसाब से हमें सबसे किनारे वाली सीट मिली, जिसका मतलब था कि जब झूला हवा में उड़ेगा तो पेट में गुदगुदी नहीं, सीधा भूकंप आएगा। बाई चू तो एक्साइटमेंट के मारे उछल रही थी, पर यह अपनी बर्फ की देवी बाई निंगबिंग अब भी ऐसे शांत बैठी थी जैसे किसी की 13वीं में आई हो। सच कहूं तो मेरी थोड़ी फटी हुई थी। मैंने टीवी सीरियल्स में देखा है कि बड़े बड़े हीरो ये झूला झूलने के बाद ऐसे उल्टियां करते हैं जैसे उनका सिस्टम हैंग हो गया हो। अब मैं तो ठहरा इस कहानी का मामूली सा साइड कैरेक्टर, मेरा क्या हाल होगा। तभी बाईचू बोली, अरे भाई मेरा हाथ इतना जोर से क्यों दबा रहे हो, दर्द हो रहा है। मैंने कहा सॉरी, मैं तो बस थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हूं। अब उसे क्या बताता कि एक्साइटमेंट नहीं, ये मौत का खौफ है। उसका हाथ छोड़ा तो देखा वो लाल हो चुका था। मुझे सच में बुरा लगा। तभी ये बाई निंगबिंग अचानक बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए बोली कि तुम दोनों अपनी जगह बदल लो। हम दोनों ही कंफ्यूज हो गए कि भाई अब क्या हुआ। उसने लॉजिक दिया कि एक तरफ वजन ज्यादा है और बैलेंस बिगड़ सकता है ताकि वेटलेसनेस फील ना हो। लो भाई, अब झूले पर भी इन्हें फिजिक्स झाड़नी है। खैर मैं उठकर बीच में बैठ गया और अब मेरे दाएं और बाएं ये दोनों बैठ गईं। अभी तो मैंने बस अपनी सेफ्टी बेल्ट ठीक से लगाई ही थी कि अचानक लेफ्ट साइड से बाई निंगबिंग ने मेरा हाथ थाम लिया। और हद तो तब हो गई जब राइट साइड से छोटे उस्ताद भाई क्यू ने भी मेरा दूसरा हाथ दबोच लिया। भाई साहब एक तरफ बड़ा और दूसरी तरफ छोटा। मुझे तो ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे ये दोनों मिलकर मेरी हिफाजत कर रहे हों। कसम से इतना प्यार देखकर तो मैं अंदर से बिल्कुल पिघल गया, जैसे तवे पर मक्खन पिघलता है। खैर ये पायरेट शिप वाला झूला अब अपनी असली औकात पर आ गया था और तेजी से ऊपर नीचे डोलने लगा। आसपास के लोग तो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे उनकी जायदाद किसी ने हड़प ली हो। पर सच कहूं तो ये मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा सही था। थोड़ा रोमांच तो फील हो रहा था, पर इतना भी डरावना नहीं था कि मेरा पेट बाहर निकल आए। अब आखिर में ठहरा एक मामूली साइड कैरेक्टर। मुझ में वो मेन कैरेक्टर वाली नाजुक बॉडी कहां से आएगी कि जरा सा झूला क्या झूला। मैं नखरे दिखाने लगूं। झूला थोड़ी देर तक हवा में गोते लगाता रहा और फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होने लगी। मुझे महसूस हुआ कि बाई निंगबिंग ने मेरे हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी है। जैसे ही झूला पूरी तरह रुका, उन दोनों ने मेरे हाथ छोड़ दिए। छोटा क्यू मेरी तरफ बड़े गौर से देखकर बोला, शाओ यू तुम तो बड़े बहादुर निकले यार। न तुम रोए और न ही तुमने उल्टी की। तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्ट्रांग निकले। अब उसे क्या बताता कि शुरू में मेरी भी थोड़ी फटी हुई थी, पर अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने टशन में कह दिया, अरे भाई आखिर मैं बड़ा जो हूं। वैसे मानना पड़ेगा तुम भी काफी हिम्मत वाले बच्चे हो, शाबाश। मेरी बात सुनकर क्यू ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, पर बड़े लोग भी तो डरपोक हो सकते हैं ना। जैसे कि वो देखो, उसने कूड़ेदान की तरफ इशारा किया जहां एक औरत हाथ में प्लास्टिक की थैली थामे हुए पागलों की तरह उल्टियां कर रही थी। मैंने जैसे ही उस तरफ नजर घुमाई तो देखा कि वो औरत दिखने में काफी खूबसूरत थी। मतलब भाई, बंदी उल्टी भी इतने ग्रेस और स्टाइल के साथ कर रही थी कि उसका स्वैग जरा भी कम नहीं लग रहा था। गजब का एटीट्यूड था उसका। तभी पार्क के कुछ कर्मचारी घबराते हुए उसके पास पहुंचे और उससे उसका हालचाल पूछने लगे। उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और उनकी तरफ देखा। जैसे ही मेरी नजर उस बंदी के चेहरे पर पड़ी, भाई कसम वो हसीन चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। अब दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा हूं कि इस अप्सरा को पहले कहां देखा है, पर याद ही नहीं आ रहा। तभी हमारी ये खड़ूस मैडम यानी बाई निंगबिंग ने बाई चू का हाथ नीचे दबाते हुए उसे तगड़ा ज्ञान पेल दिया। कहने लगी कि ऐसे अनजान लोगों की तरफ उंगली नहीं दिखाते और न ही फालतू की जजमेंट पास करते हैं। बेचारी बाई चू ने भी शरीफ बच्चे की तरह तुरंत हाथ खींचा और आज्ञाकारी चेले की तरह सिर हिला दिया। मैंने कहा, छोड़ो इन सबको, चलो यहां से। 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे होंगे। तुम लोगों को भूख प्यास नहीं लगी क्या? मैंने बाई चू का बैग खोला और उसे थमा दिया कि देख ले क्या ठूसना है। फिर अपना बैग भी उतारा और उसमें से बच्चों वाला दूध निकालकर उसे दे दिया। उसने थैंक यू बोला और प्यार से पूछा कि क्या मैं और छोटी मौसी भी कुछ खाएंगे। अब भाई, इस नखरेबाज बाई मैडम के सामने चिप चबाना और ऊपर से उन्हें भी ऑफर करना, मतलब अपनी मौत को दावत देना है। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी बाई निंगबिंग ने बिना किसी नखरे के मेरे हाथ से दोनों बैग पकड़ लिए। भाई, मैं तो हैरान रह गया कि इसने मुझे झाड़ा क्यों नहीं। शायद बाहर घूमने आई है तो इसका सिस्टम थोड़ा ठंडा है। अब चांस मिला था तो मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और बिस्किट चिप्स के साथ एक ठंडी कोका कोला निकाल ली।
भाई जब मन कचरा खाने का हो तो बंदा डाइट वाइट सब भूल जाता है। बाई निंगबिंग ने मेरे हाथ में वो जंक फूड देखा पर कुछ बोला नहीं। उधर जैसे ही बाईचू ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, मैडम ने उसे ऐसी कातिलाना लुक दी कि बेचारी की बोलती ही बंद हो गई। वो असल में थोड़ी शर्मिंदा थी। मैंने फिर भी पूछ लिया कि क्या तुम भी थोड़ा चखना चाहोगी? वैसे ये स्नैक्स इतने भी बुरे नहीं होते। और मैंने उससे कहा, भाई देख, इतने भी एडिटिव नहीं है इसमें कि तू सीधा ऊपर पहुंच जाए। थोड़ा बहुत खाने से कुछ नहीं होता, और वैसे भी तू रोज रोज थोड़े ही ये कचरा खाती है। पर भाई साहब, अपनी ये बाई निंगबिंग तो अलग ही लेवल की एटीट्यूड क्वीन है। उसने सीधा मना तो नहीं किया, पर उसकी शक्ल देखकर समझ आ गया कि उसे ये सब नहीं खाना। अब जब नखरे इतने बड़े हों तो बंदा क्या ही करे। मैंने अपना चुपचाप खाना शुरू किया और फिर उससे पूछा कि भाई पानी पिएगी क्या? मेरे पास मिनरल वाटर पड़ा है। मैडम बोलती हैं, अगली बार वो वाला ब्रांडेड पानी लाना। कसम से मेरा तो दिमाग ही घूम गया। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, पर पानी इन्हें ब्रांड वाला चाहिए। अबे 2 रुपए की बोतल हो या 200 रुपए की, पानी तो पानी होता है ना। क्या उसमें सोने के सिक्के घुले होते हैं जो इतना भाव खा रही है? खैर, थोड़ी देर आराम करने के बाद हमारे छोटे उस्ताद बाईजाओ को फिल्म देखनी थी। तीनों निकल पड़े एनिमेशन वाली जगह की तरफ, रास्ते भरिए बच्चा रेडियो जगह की तरफ। राह की पिछली बार मम्मी पापा जल्दी में थे तो मूवी मिस हो गई थी, और उसके क्लास के बच्चों ने बोला है कि यहाँ की फिल्में एकदम प्रोमैक्स लेवल की होता है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि इस बच्चे का पोपट होने वाला है। असल में जब दिमाग जरूरत से ज्यादा तेज होना तो जिंदगी में कोई सरप्राइज नहीं बचता, क्योंकि आपको सब पहले से ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। और वही हुआ। थिएटर के अंदर जाते वक्त तो भाई साहब यहाँ बड़े जोश में थे, पर 5 मिनट बाद ही इनका सारा भूत उतर गया। बोरियत के मारे मेरा और बाई निंगबिंग का हाथ पकड़कर बाहर खींच लाया, और फिर जो उसने उस फिल्म की बेइज्जती और रोस्टिंग शुरू की ना, भाई पूछो मत। भाई ये तो वही घिसी पिटी कहानी है जो हम रोज टीवी पर देखते हैं। मैंने सोचा था कुछ नया मिलेगा, पर यहां तो मेरा बुरी तरह कट गया। मेरा वो नमूना दोस्त पक्का मुझसे मजे ले रहा था और मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था। रुक बेटा, स्कूल आने दे, तेरी हड्डी पसली एक करता हूं। अब देखो, हमारी बाई निंगबिंग बीच में कूद पड़ी। कहती है कि अरे ऐसा मत बोलो, शायद उस नन्हे मुन्ने को ये कचरा सच में पसंद आया हो। आखिर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना भाई। किसी को बिरयानी पसंद है तो किसी को टिंडे की सब्जी। मुझे तो डर है कि अगर ये उससे लड़ने गया और उस बच्चे ने कह दिया कि भाई मम्मी पापा के साथ देखने में तो मजा आया, तो हमारे हीरो के दिल पर तो सांप लौट जाएंगे। बेचारे के जख्मों पर नमक छिड़क दिया जाएगा। और वैसे भी जिसका लेवल ही गिरा हुआ हो उसे तो हर चीज अच्छी ही लगेगी। लेकिन अभी हमारा हीरो कुछ और बोलता, उससे पहले ही बाई निंगबिंग ने उसके सर पर एक जोरदार चपत रसीद कर दी। कहती है कि तमीज से बात करो, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। वाह रे संस्कार। अब लौंडा अपना पिछला हिस्सा खुजलाने के बजाय सर सहलाते हुए एकदम सीधा साधा बच्चा बन गया। वो गुस्से वाला चेहरा गायब और वही पुराना क्यूट वाला लुक वापस। पर भाई, इसकी आंखों में वो अजीब सी शैतानी चमक अभी भी थी। ये बच्चा तो बड़ा खतरनाक निकला रे। मैं तो खड़े खड़े दंग रह गया। सिर्फ 3 सेकंड लगे भाई। सिर्फ एक थप्पड़ खाते ही ये लौंडा इतना बड़ा शातिर कैसे बन गया? बिना किसी कोचिंग के ही सीख लिया कि कैसे ऊपर से शरीफ और अंदर ही अंदर प्लान बनाना है। क्या ये सच में सही है? मैंने डर के मारे बाई निंगबिंग की तरफ देखा, पर वो तो अलग ही दुनिया में है। वो तो उल्टा उसके सर पर हाथ फेर रही है, जैसे कह रही हो शाबाश मेरे शेर। अबे राइटर साहब, ऐसे बच्चों को ये सब सिखाना थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा? इस बच्चे ने तो पूरा जुगाड़ बिठा लिया है कि कैसे दूसरे बच्चों की बेइज्जती करनी है। और उस क्लासमेट को, मेरी क्लासमेट की तो बोलती ही बंद हो गई भाई। बेचारी कुछ कह भी नहीं पा रही, क्योंकि उसे पता है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। मैंने शियाओ यू से कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक बहुत ही प्यारा और संस्कारी खाल बच्चा हूं जो अपने क्लासमेट्स का बहुत ख्याल रखता है। अब मन ही मन तो मुझे हंसी आ रही थी, पर मैंने बस एक नकली सी स्माइल दे दी। खैर, खेलकूद तो खत्म हो गया, और जब टाइम देखा तो भाई साहब 11 से ऊपर हो चुके थे। अब 12 बजने ही वाले थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ठूस लिया जाए। वैसे सच कहूं तो भूख तो उतनी नहीं थी, पर अब खाने का टाइम हो गया था, तो सिर्फ स्नैक्स खाकर तो पेट नहीं भरने वाला था ना। तभी इस छोटी मोहतरमा ने अपनी डिमांड रख दी, मुझे मैकडॉनल्ड्स खाना है। अब देखो, दूसरे छोटे बच्चों का तो समझ आता है, पर ये मैडम तो रोज लजीज पकवान खाती हैं, फिर भी इन्हें वही जंक फूड चाहिए। मुझे तो खुद पर ही शर्म आ रही थी भाई। मतलब मैं इतनी मेहनत से मास्टर शेफ बनकर इसके लिए खाना बनाता हूं, और इस नन्ही जान को देखो, इसे वही सस्ते बर्गर और चिप्स चाहिए। हमारी ये बड़ी मालकिन शायद सोचती हैं कि जब वो घर पर नहीं होती तो मैं बस खाना बनाने का नाटक करता हूं और इन्हें बेवकूफ बनाता हूं। वो कहने लगी कि उसे बस चखना है, क्योंकि वहां की वाइब और माहौल अलग होता है। अरे भाई, रोज भले ही शाही पनीर मिले, पर कभी कभी जुबान का टेस्ट बदलना भी तो जरूरी है ना।
वो अपनी छोटी मम्मी से ऐसे मिन्नतें कर रही थी जैसे कोई कीमती चीज मांग रही हो। कह रही थी कि एक बार खाने से कोई बीमार नहीं पड़ जाएगा, और जंक फूड कभी कभी चलता है यार। ऊपर से आज उसे बस अपनी खुशी मनानी थी। अब हमारे भाई निंग बिंग साहब वहां एकदम हीरो की तरह टशन में खड़े थे। कसम से ये बाईची भी बड़ी जिद्दी बंदी है। अगर मैं होता तो बाई साहब की खतरनाक पर्सनालिटी देखकर ही दूर भाग जाता। पर यह लड़की तो उनका हाथ पकड़कर ऐसे झूला झूल रही थी जैसे बचपन में खिलौने के लिए जिद कर रही हो। आखिरकार हमारे सख्त लौंडे भाई निंग बिंग भी पिघल ही गए और उसे मैकडोनल्ड्स ले जाने के लिए मान गए। उन्होंने मुझसे भी पूछा कि भाई तुझे भी वही कूड़ा खाना है या कुछ और। मैंने कहा भाई मुझे सब चलेगा, मैं तो वैसे भी बहुत टाइम से वहां नहीं गया हूं। सच कहूं तो मेरा भी मन कर रहा था, तो सोचा आज बाई साहब के साथ अपनी जुबान को थोड़ा चटपटा स्वाद चखाई देता हूं। वैसे बात तो यह है कि अब देखो हमारी इस गजनी की औलाद को, ये तो पूरी तरह भूल ही चुकी थी कि इसने बाई शू के साथ कोई सेटिंग, मेरा मतलब है कोई वादा किया था। शाओसी, तुझे यहाँ के सामान के रेट चेक करने थे ना? हाँ, अब याद आया, घर से निकलते वक्त यही तो तय हुआ था। बस फिर क्या। मैडम ने झटके से दोनों के हाथ छोड़े और बगल वाली दुकान की तरफ ऐसे भागी जैसे वहां फ्रीज की सेल लगी हो। मैं भी पागलों की तरह उसके पीछे भागा, क्योंकि यहां इतनी भीड़ थी कि अगर ये एक बार खो गई तो इसे ढूंढने में मेरी नानी याद आ जाएगी। जब बैशू दुकान से बाहर निकली तो उसका मुंह ऐसे खुला का खुला रह गया जैसे उसने अपनी सैलरी कटते हुए देख ली हो। भाई साहब, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल का दाम सीधा डबल। वो चिल्लाई, हे भगवान, ये तो कुदरत के कानून और लॉजिक दोनों के खिलाफ है। अरे मेरी मासूम चिड़िया, ये कोई अजूबा नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे पुराना स्कैम है। टूरिस्ट प्लेस पर तो तुम्हारी जेब काटने के लिए ही लोग छुरी तेज करके बैठे होते हैं। अब इस भुट्टे को ही देख लो, बाहर गली नुक्कड़ पर यह मुश्किल से 40 रुपए का मिलता है, लेकिन यहां ये साले सीधा 100 रुपए में चेप रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम यहां बार बार अपना मुंह दिखाने नहीं आओगे। एक बार आए, लूट लिए गए, गेम ओवर। और ऊपर से तुम जैसे आलसी लोग जो घर से पराठे पैक करके नहीं लाते। जब पेट में भूख के मारे चूहे मुजरा करने लगते हैं तब इंसान पैसे नहीं देखता, बस ये देखता है कि जल्दी से कुछ पेट के अंदर जाए। और हां, इसमें तुम्हारी उस आंटी वाला कॉस्ट वाला लोचा भी आता है। भुट्टा खुद तो सस्ता है, उसे भूनने में भी कुछ खास खर्चा नहीं आता, लेकिन उस भुट्टे को इस वीआईपी जगह के अंदर लाने के लिए मैनेजमेंट वालों को जो हफ्ता देना पड़ता है, वो सारा पैसा तुम्हारी ही फटी जेब से वसूला जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना कि असली मजे तो उस टूरिस्ट प्लेस के मालिक के हैं। उसे बस एक बार जगह खड़ी करनी है, कुछ चमचे रखने हैं काम संभालने के लिए, और फिर बैठकर नोटों की बारिश में नहाना है। और अगर इसमें वो महंगी टिकटों के पैसे भी जोड़ दे तो भाई साहब पैसा ही पैसा होगा। भाई, ये भाई फैमिली वाले पैदाइशी बिजनेसमैन होते हैं क्या? इनका रिएक्शन टाइम देखकर तो मेरी जलकर राख हो गई है। जब मैं इस बाईजू जितनी उम्र का था ना, तब शायद मिट्टी फांक रहा था या मोहल्ले की किसी आंटी की घंटी बजाकर भाग रहा था। पर यह बच्ची तो अभी से बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लेकिन बेटा, सरकार की नाक के नीचे से जमीन निकलवाना और वहां टूरिस्ट स्पॉट खड़ा करना इतना आसान नहीं है जितना इंस्टाग्राम पर रील बनाना। इसके लिए भारी भरकम पैसा, तगड़ा मैनेजमेंट और फिर उसे संभालने के लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए। ये सब सुनकर बच्ची बोली, अभी तो मैं छोटी हूं, बड़ी होकर सब देख लूंगी। वाह भाई, क्या कॉन्फिडेंस है। काश मेरा भी ऐसा ही जलवा होता जब बैंक वाले लोन के लिए पीछे पड़े होते हैं। पर सच तो यह है कि जब हमारी प्रो खिलाड़ी बड़ी दीदी ही इस काम में फेल हो गई तो ये नन्ही परी क्या ही उखाड़ लेगी। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता जनाब। असली खेल तो उस छपरी प्रोटेगनिस्ट के लक्का होता है जिसे हम जैसे आम इंसान प्लॉट आर्मर कहते हैं। ये साला हमारे लॉजिक के भी बाहर है। खैर, घर आने के बाद जिंदगी फिर से उसी बोरिंग पटरी पर आ गई। टाइम पर उठना, खाना बनाना, घर की सफाई करना और फिर कंप्यूटर पर बैठकर कंटेंट पेलना। दोपहर को लंच के बाद एक छोटी सी नींद, फिर शाम को फिर से वही काम, कभी रिसर्च करना तो कभी ड्राइंग के पुराने ऑर्डर्स पर काम करना। रात को फिर वही खाना और काम का सिलसिला, और कभी कभी माइंड फ्रेश करने के लिए इंटरनेट पर फालतू की वेब सीरीज या कोई शो देख लेना। इसके अलावा मैंने अपने लिए एक खतरनाक वाला शेड्यूल बना रखा था। कपड़े धोना, घर की चकाचक सफाई और टाइम पर राशन लाना मेरा रोज का काम था। और भाई, वर्कआउट करना तो बिल्कुल नहीं भूलता। आखिर ये बॉडी ही तो मेरी असली प्रॉपर्टी है। जब भी छोटे नवाब यानी बाय दो को जरूरत होती, मैं उसे कभी म्यूजियम तो कभी लाइब्रेरी घुमाने ले जाता ताकि उसका टाइम पास हो सके। वैसे बच्चों को लाइब्रेरी ले जाना मतलब उन्हें जीते जी सजा देना है, पर क्या करे, कहानी आगे बढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ता है। अब बात करते हैं हमारे मिस्टर बिजी मैन बाय निंगबिंग की। ये भाई साहब दिन भर क्या गुल खिलाते हैं, ये तो भगवान को भी नहीं पता। बस सुबह और शाम को खाने की टेबल पर अपने दर्शन देते हैं। रात को बस ये चेक करते हैं कि छोटे ने पूरे दिन क्या क्या कांड किए हैं। मैं उसे बाहर ले जाता हूं, इस पर उन्होंने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया।
तो मैंने भी मान लिया कि भाई को फिलहाल इस सेटिंग से कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, शांति तो अपनी जगह ठीक है, पर कुछ असली मसले हल करना भी जरूरी थे। तो एक दिन ब्रेकफास्ट की टेबल पर मैंने फिर से नए घर वाला मुद्दा छेड़ दिया। नन्हा बाय दो भी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से बाय निंगबिंग की तरफ देख रहा था। बेचारा जब से इस बड़े भाई के साथ सो रहा है, उसकी तो रातों की नींद उड़ी हुई है। भाई के डर से वो रात भर हिल भी नहीं पाता। उसे बस अपना एक पर्सनल कमरा चाहिए, जहां वो रात भर बेड पर कुश्ती लड़ सके और उसे टोकने वाला कोई ना हो। फाइनली हमारे बड़े बॉस ने अपना मुंह खोला और बताया कि घर फाइनल हो गया है और अगले हफ्ते हम वहां शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने तो मुझे प्रॉपर्टी की फ्री सलाह भी दे डाली कि अगले के अगले हफ्ते एक बढ़िया अपार्टमेंट्स की सेल शुरू हो रही है, वहां अपने लिए घर देख लेना। चलो शुक्र है भगवान का, इन बड़े भाई साहब ने मुझे और मेरी जरूरतों को पूरी तरह से भुलाया नहीं था। अगले हफ्ते बाय निंगबिंग ने मुझे पैकिंग करने का हुक्म सुना दिया, क्योंकि अब बोरिया बिस्तर समेटने का टाइम आ गया था। जब तक सामान शिफ्ट करने वाली गाड़ी आ रही थी, हमारे छोटे नवाब की चौंच एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई। वो बस यही पूछे जा रहा था कि आंटी क्या अब सच में मेरा अपना अलग कमरा होगा। फिर बड़े प्यार से चहकते हुए बोला, मुझे तो पहले से पता था कि आंटी आप ही दुनिया में सबसे बेस्ट हो। चलो भाई, अब हम बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हैं। शियाओ खुश तो है ना? वैसे सच बोलूं तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आखिर घर मेरा थोड़ी है। मैं तो बचपन से 2 कमरों के फ्लैट वाला लौंडा हूं। मम्मी पापा का इकलौता लाडला बेटा था, तो उन्होंने इतना पैम्पर किया कि मुझे कभी बड़े बंगले की हवस ही नहीं हुई। देखो यार, जिस बंदे ने बचपन में प्यार की कमी ना देखी हो और पैसों के लिए दर दर की ठोकरें ना खाई हो, उसकी एम्बिशन थोड़ी ठंडी ही रहती है। मेरे जैसे लोग दौलत शोहरत से ज्यादा सुकून की तलाश में रहते हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे छोटा घर ज्यादा कोजी और अपना सा लगता है। पर भाई, कोजी होना एक तरफ और रियलिटी चेक दूसरी तरफ। अब ये छोटा वाला बाईसी कब तक बाई निंगबिंग के साथ एक ही कमरे में घुसा रहेगा? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? उधर हमारा छोटा डॉन बाईसी तो खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था। कहता है, भाई मैं खूब पैसे कमाऊंगा और ढेर सारी किताबें खरीदूंगा। बेचारे का असली दर्द तो अब बाहर आया। पुराने घर में जगह नहीं थी तो भाई साहब को लाइब्रेरी नसीब नहीं हुई, और सबसे बड़ा टॉर्चर पता है क्या था? जगह की कमी की वजह से बेचारे को बोरियत मिटाने के लिए वो फालतू और बचकाने कार्टून देखने पड़ते थे। मैंने हैरान होकर पूछा, अबे ओए, तू तो दिन भर टीवी से चिपका रहता था, अब अचानक से पढ़ाकू चाचू कैसे बन गया? तो वो चिढ़कर बोला, अरे भाई, वो तो मजबूरी थी, क्योंकि करने को कुछ था ही नहीं। वो कार्टून इतने ज्यादा इमेच्योर थे कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता था। मुझे ये सब देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरी क्लास के बाकी बच्चे इसे बड़े चाव से देखते हैं। मेरी चाची कहती हैं कि इंसान को होशियार तो होना चाहिए, पर जब तक तुम्हारी औकात दुनिया को झुकाने की ना हो, तब तक भीड़ से अलग नहीं चलना चाहिए, वरना लोग तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल देंगे। बाप रे, बॉस तो सच में असली खिलाड़ी निकले। बच्चा अभी कच्चा है, पर लॉजिक अभी से इतने हेवी दिए जा रहे हैं कि मेरा तो फ्यूज ही उड़ गया। चाची ने यह भी सिखाया था कि लाइफ में जो भी हो रहा है उसे ऐसे एक्सेप्ट करो जैसे वो वैसे ही होना चाहिए था। अभी मुझे अपनी होशियारी के घमंड में क्लास के बाकी बच्चों को गधा नहीं समझना चाहिए था। भले ही वो गधे हों, पर मुझे अपने दिमाग को खुद ये झूठ बोलना पड़ेगा कि मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। कसम से, अगर उस वक्त मेरे मुंह में चाय होती तो मैं पक्का फुहारा छोड़ देता। प्राइमरी स्कूल के नन्हे मुन्नों को यहां ये सब सिखाया जा रहा है। मैं तो अपने बचपन में पूरा नमूना था। इतना ज्ञान तो मुझे हाई स्कूल में जाकर बड़ी मुश्किल से आया था। तभी बाई निंगबिंग ने एक पैकेट से एक किताब निकाली और बाईचू को थमा दी। लड़के ने बिना कवर देखे ही उसे पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने चुपके से झांक कर देखा तो किताब का नाम था थिक ब्लैक थ्योरी। भाई साहब, बॉस का बच्चा तो फ्यूचर का महाबॉस ही बनेगा। हम जैसे आम लोगों को तो बस साइड में खड़े होकर तालियां बजानी चाहिए। सामान ले जाने वाला ट्रक जल्दी ही आ गया, पर शिफ्ट करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। जब मैंने पैकिंग करना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि घर का ज्यादातर कचरा तो मेरा ही खरीदा हुआ है, और उसमें से भी ज्यादातर तो। आखिरकार बाई निंगबिंग का सब्र जवाब दे गया और उसने मुझे वो नमक, तेल और मसालों जैसी फालतू चीजें वहीं छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शुक्र है भगवान का कि वो पुराने कपड़ों का ढेर जिसने मेरे पूरे बेडरूम को कबाड़खाना बना रखा था, उसका बड़ा हिस्सा पहले ही बिक चुका था, वरना उन्हें शिफ्ट करना मतलब साक्षात यमराज को दावत देना होता। नया घर पुराने वाले इलाके से ज्यादा दूर नहीं है, पर यहां का माहौल और सिक्योरिटी पुराने वाले नर्क से 100 गुना बेहतर है। घर में कदम रखते ही समझ आ गया कि मामला एकदम सेट है। पुराने दिनों में मैं भी डिजाइनर रह चुका हूं, तो पूरे घर का चक्कर काटने के बाद मुझे दिल पर पत्थर रखकर यह मानना पड़ा कि बाई निंगबिंग ने घर चुनने में वाकई अपना बचा कुचा दिमाग इस्तेमाल किया है। यहां वही मिनिमलिस्ट ब्लैक, व्हाइट और ग्रे वाला स्टाइल है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता और देखने में भी काफी कूल लगता है। फर्नीचर भी एकदम मैचिंग है।
पर असली खजनाना तो वो बालकनी वाला झूला है। अब मेरा वो पुराना सपना पूरा होगा जहां मैं आराम से झूलते हुए किताबें पढ़ने की एक्टिंग कर सकूं। बाई निंगबिंग अपनी लंबी टांगे मटकाते हुए मजदूरों को ऐसे ऑर्डर दे रही थी जैसे कोई आर्मी जनरल हो। उसने एक पल के लिए प्यार भरी नजरों से हम दोनों को देखा और फिर दोबारा अपनी अकड़ में वापस आकर काम में जुट गई। लगभग 1 घंटे बाद जब मजदूर सारा सामान सलीके से रखकर चले गए तो मैंने अपना पुराना तौलिया निकाला और शाओसी की तरफ हिलाते हुए बोला कि अब नए घर को चमकाने के लिए पसीना बहाने का टाइम आ गया है। मैंने मेज साफ करने और झाड़ू लगाने का जिम्मा लिया और बाकी सारा रायता उसके मत्थे मढ़ दिया। उसने भी बिना नखरे दिखाए कह दिया कि खिड़कियां और पोंछा उसकी जिम्मेदारी है और वो कर सकता है। ये देखकर उन दोनों के तो तोते उड़ गए। अरे छोटी चाची, आप और ये मजदूरी? ना बाबा ना, हम दोनों ही काफी हैं, हम संभाल लेंगे। भाई सच बताऊं तो इस लेजेंडरी लेडी से घर के काम करवाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। कभी सोचा भी नहीं था कि ये हाथ झाड़ू भी पकड़ सकते हैं। ये इमेजिन करना ही मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। मैंने भी चापलूसी में सुर मिलाया, हाँ हाँ मैडम, आप जाके अपना जरूरी काम करो, ये छोटे मोटे काम हमारे जैसे शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। इतने टाइम में मैंने आज तक इस बाई दालाओ को कभी ऐसे फालतू काम करते नहीं देखा था। कसम से अगर ये कांच साफ करेंगी तो मुझे ऐसा फील होगा जैसे मैं कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। पर मैडम ने छत तक ऊंची बालकनी की खिड़की की तरफ एक किलर लुक दिया और अपना काम खुद ही चुन लिया। इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलता उन्होंने अनजाने में मुझे टच कर दिया। भाई साहब कसम से मेरा तो पूरा सिस्टम ही हिल गया और बदन में एक जोरदार करंट दौड़ गया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, ठंड लग रही है क्या? मैंने तुरंत बात घुमाते हुए कहा, नहीं नहीं, वो बस आजकल पानी थोड़ा कम पी रहा हूं ना, तो शायद बॉडी में थोड़ी गर्मी चढ़ गई है। बस 2-4 गिलास ज्यादा पीऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अब उन्हें यह तो बोल नहीं सकता था कि मैडम के टच से मेरा मीटर डाउन हो गया था। वो कोई कांच की गुड़िया थोड़ी है जो हाथ लगाते ही टूट जाएंगी। तभी उन्होंने एक और ताना मारा, थोड़े कम स्नैक्स खाया करो, सब ठीक हो जाएगा। भाई ये लाइन तो सीधे दिल पे लगी जैसे किसी ने चलती बस में जेब काट ली हो। मेरा तो चेहरा ही उतर गया। ये बात सुनते ही बाई चूचू और उसके साथी समझ गए कि अब यहां से पतली गली से खिसकने में ही भलाई है, वरना चाची अगला हमला उन पर ही करेंगी। वो दोनों दबे पांव मेरे बेडरूम की तरफ ऐसे भागे जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। उन्हें डर था कि अगर और रुके तो चाची अपनी जुबान की छुरी से उनके स्नैक्स खाने के अरमानों का कत्ल ही न कर दे। मैडम ने मुझे अपना वही पुराना एटीट्यूड वाला बैग दिखाया और मुड़ गई। भाई रोज कचरे की थैली बदलता हूं, फिर भी समझ नहीं आता कि इस घर में इतना कचरा आखिर आता कहां से है। शाओयू ने अपने ही हाथ पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जैसे कह रही हो, अबे ओए ये क्या कर दिया। वो सोचने लगी कि यार मैं ये बात कैसे भूल गई। ये हमारे बाई भाई साहब मतलब बड़े डैडी बाई, जो सारा दिन बाहर काम में बिजी रहते हैं या बेडरूम में दुब के रहते हैं, उनके पास इतना फालतू टाइम कहां से आया कि वो लिविंग रूम के कचरे के डिब्बे की भी जासूसी करने लगे। मतलब हद है यार, बंदा है या कोई सरकारी सीसीटीवी कैमरा। खैर उसने खुद को समझाया कि बेटा शाओयू, अब से ये फालतू के चिप्स कुरकुरे खाना बंद और सिर्फ पानी पर गुजारा करो, चलो अब काम पर लग जाओ। उधर बेडरूम में हमारे बाई भाई साहब बड़े प्यार से टेबल की धूल साफ कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी छोटी सी टोक टाक की वजह से शायू ने अपने स्नैक्स का त्याग करने जैसा बड़ा बलिदान दे दिया है। अगर बाई को इस बात का अंदाजा भी होता तो शायद वो वहां से इतनी जल्दी रफू चक्कर ना होता। पूरे 1 घंटे तक घर में ऐसी रगड़ाई चली कि टाइल्स भी चमकने लगी। लेकिन इस बीच हमारी शाओयू मैडम ने झाड़ू मारने का सिर्फ ड्रामा किया। असल में तो वो चुरछिपे बाई निंगबिंग की पीठ को ऐसे ताड़ रही थी जैसे कोई बाज अपने शिकार को देखता है। असल में वो इस खड़ूस बॉस को अपनी नई कहानी का हीरो बनाने का प्लान बना रही थी। आखिर इस दुनिया में कोई असली नॉवेल तो है नहीं, तो बाई निंगबिंग जैसे रियल लाइफ वाले अकड़ू हीरो को कहानी में डाल दिया तो पक्का मार्केट में आग लग जाएगी। अब वो जो इसके कंगाल होने वाला पार्ट है उसे तो वो सीधे डस्टबिन में डाल देगी। वो तो इसके पुराने रईसी वाले दिनों के बारे में एकदम मिर्च मसाला लगा कर लिखेगी, क्योंकि जनता को तो वही रईस वाली चमक धमक पसंद आती है ना। तभी दूसरी लड़की बोल पड़ी, शाओयू मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तू मेरी आंटी को ऐसे अजीब और ठरकी नजरों से क्यों देख रही है? वैसे कोई बात नहीं, मैं सब समझती हूँ, आखिर तुम दोनों पति पत्नी हो तो इतना शर्माने की क्या बात है? और वैसे भी अपनी बीवी को पसंद करना तो फर्ज है बॉस, अगर पसंद नहीं करोगी तो तब तो और भी बुरा होगा ना। ये सुनकर शाओयू की हंसी छूटते छूटते बची। पर किस्मत देखो, हमारे बाई निंगबिंग भाई साहब हाथ में तौलिया लिए बाथरूम की तरफ जा रहे थे और ये सारी मियाँ बीवी वाली पंचायत सीधे उनके कानों में जा घुसी। मैं थोड़ा सोच में डूब गया और दबे पांव अंदर घुसा। अंदर वो दोनों ऐसे चुप हो गए जैसे अभी अभी किसी ने उनके मुंह पर फेविक्विक चिपका दिया हो, मानो अभी कुछ हुआ ही ना हो। घर की सफाई करने में उतनी जान नहीं निकली जितना मैंने सोचा था। तो मैंने फैसला किया कि आज खुद ही मास्टर शेफ बनूंगा। पास में एक बड़ा सुपरमार्केट है,
जो पुराने वाले मोहल्ले से भी ज्यादा बड़ा और धांसू है। मतलब अब शॉपिंग का पूरा सीन सेट होने वाला था। मैंने सोचा एक चक्कर लगा आता हूं और कुछ ताजी सब्जियां और फल उठा लाऊंगा। इस बार तो अपना बाई छी शरीफ बच्चा बन गया और जिद नहीं की। पर ये बाई निंगबिंग, भाई इसे हर जगह अपनी टांग अड़ानी होती है। मैंने इसे बहुत टोका कि भाई मता, मैं खुद ही सारा बोझा उठा लाऊंगा। आज पहली बार जा रहा हूं तो वैसे भी ज्यादा सामान नहीं लूंगा। बस आज के खाने लायक ले आऊंगा और झटपट वापस आ जाऊंगा। तुम लोग थके हुए हो तो आराम करो। पर नहीं, महाशय बोले कि अगर वो नहीं आएंगे तो मैं स्नैक्स कैसे उठा कर लाऊंगा। अबे ये स्नैक्स वाला जो कब खत्म होगा भाई। मेरा बजट कम और इसका ये मजाक मेरा दिमाग ज्यादा चाट रहा है। अब भाई बड़े बॉस की बात है तो माननी ही पड़ी। आखिर में मैंने गुस्से में इतना सारा सामान पेल दिया कि हम दोनों को 3 बड़े बड़े थैले भर के वापस लाना पड़ा। वैसे बॉस को कुली बनते देख दिल को थोड़ा सुकून तो मिला, पर यह बंदा मुझे सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। खैर, पहली रात तो कट गई। बाई निंगबिंग ने मुझसे कुछ नहीं बोला, पर मेरे बगल में बाई छी सोया था और मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी। बचपन से अकेले कमरे में रहने की आदत है भाई। ये शेयरिंग इट्स केयरिंग वाला ड्रामा मेरे पल्ले नहीं पड़ता, चाहे सामने वाला कितना भी सीधा और शांत क्यों न हो। मेरे इलाके में कोई और घुसे तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। पर दिन भर की मेहनत के बाद मैं इतना थक चुका था कि जैसे ही बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद की, सीधा घोड़े बेच कर सो गया। अगले दिन सुबह होने तक मुझे दुनिया की कोई खबर नहीं थी। बाई ची की तो बात ही मत करो। अकेले पूरे बेड पर ऐसा कब्जा जमाया है कि जैसे बेड नहीं, उसके बाप की जागीर हो। कभी इस करवट तो कभी उस करवट। बंदा फुल मजे में सो रहा है। अगले 2 दिनों तक इन तीनों ने नए घर के ऐशो आराम को जी भर के महसूस किया। फिर एक दिन बाई निंगबिंग ने शाओ यू को आवाज लगाई कि चलो भाई, वो घर देखने चलते हैं जिसे खरीदने का प्लान बना रहे थे। शाओ यू तो भाई साहब खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी। उसे लगा कि चलो, आखिरकार इस पराई दुनिया में मेरा भी अपना एक छोटा सा बसेरा होगा। सच कहूं तो बाई निंगबिंग बंदा सॉलिड है और वो छोटा बाई ची भी काफी प्यारा है। कहने को तो इनका आपस में कोई पक्का रिश्ता नहीं है, फिर भी शाओ यू उन्हें अपना दोस्त मानती है। पर दिक्कत यह है कि शाओ यू को इस दुनिया में अभी भी वो अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आती। अब देखा जाए तो बाई निंगबिंग उस बेचारी ओरिजिनल बंदी का पति था जिसे राइटर ने पहले ही बलि का बकरा बना दिया था, और बाई ची उसका भतीजा है। यानी आज शाओ यू के पास जो कुछ भी है वो उसका अपना नहीं है, वो तो बस एक परदेसी है जो किसी और की बॉडी में घुसकर बैठी है। पर अगर घर अपना हो जाए तो बात बदल जाएगी। फिर इस दुनिया में उसका अपना एक परमानेंट ठिकाना होगा। कल को अगर बाई निंगबिंग और उसके बीच सब खत्म भी हो गया तो भी उसके पास सिर छुपाने की जगह होगी। वहां बैठकर वो आराम से अपना राइटिंग का काम कर पाएगी और एक फ्रीलांसर की तरह आजाद जिंदगी जिएगी। ये उसका अपना इलाका होगा जहां उसकी मर्जी चलेगी। वैसे तो आजकल वो अपनी लिखावट से इतना कमा लेती है कि रेंट पर रह सके, पर रेंट वाले घर में वो सुकून कहां जो अपनी रजिस्ट्री वाले घर में होता है। बाई निंगबिंग उसे जिस जगह ले गया वो उनके पुराने रेंट वाले घर से काफी दूर था। इस शहर में जमीन के दाम तो ऐसे रॉकेट की तरह भाग रहे हैं जैसे कोई स्कैम चल रहा हो। घर खरीदने वालों की इतनी लाइन लगी थी कि वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। पर अपना बाई निंगबिंग ठहरा पुराना खिलाड़ी। आखिर बंदा पहले एक बड़ा डलाओ यानी बॉस जो रह चुका है, वो सीधा स्टाफ वाले रास्ते से अंदर घुस गया। अब जब रसूख इतना तगड़ा हो तो बंदे को जुगाड़ भिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस जलवा ही काफी होता है। वहां मौजूद लोग तो बस देखते ही रह गए, क्योंकि यहाँ के लोग भाई निंगबिंग की बस इज्जत नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसे पलके बिछाए बैठे थे जैसे ये कोई वीवीआईपी गेस्ट हो। सच कहूं तो भाई निंगबिंग के साथ चिपक कर पहली बार मुझे असली वीआईपी वाली फीलिंग आ रही थी, और वो भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जहां पैर रखने की जगह नहीं थी। पर हमें सीधा वीआईपी रूम में ले जाया गया। अंदर का डेकोरेशन इतना हाई एंड था कि देखकर ही समझ आ गया कि यहाँ का बजट आसमान छू रहा है। जो चाय सर्व की गई उसकी खुशबू से ही समझ आ गया कि ये वो सस्ती वाली टपरी की चाय नहीं है, बल्कि वो है जिसके एक कप के पैसे में मेरा पूरा महीना निकल जाए। मुझ जैसे चाय के मामले में अनाड़ी बंदे को भी समझ आ रहा था कि ये माल बहुत महंगा है। मैंने निंगबिंग से धीरे से पूछा, भाई हम बस घर देखने आए हैं, इतना तामझाम क्यों? क्या तुम यहाँ के बॉस को पहले से जानते हो? पता चला कि ये पूरा प्रोजेक्ट लाओसी नाम के किसी रईसजादे ने अपने घर वालों का मुंह बंद करने के लिए शुरू किया था। पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, ऐसे मुफ्त का फायदा उठाना सही है क्या? अगर ये घर भाई निंगबिंग अपने लिए ले रहे होते तो बात अलग थी, पर अब जब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर रजिस्टर होने वाली है तो ऐसे वीआईपी प्रिविलेज इस्तेमाल करना थोड़ा गलत लग रहा था। ऊपर से वो मालिक मुझे जरा भी पसंद नहीं करता। पिछली बार जब मैं यहां आया था तो उसने मुझे ऐसी ठंडी और नफरत भरी नजरों से देखा था जैसे मैंने उसकी पसंदीदा वेब सीरीज का सस्पेंस बिगाड़ दिया हो। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं था, ये बात मुझे आज भी याद है। खैर, निंगबिंग ने साफ कर दिया कि पैसे तो पूरे ही दिए जाएंगे, बस तुझे अपनी पसंद की यूनिट चुननी है।
बिजनेस में सब बराबर है। उसने 3 बिल्डिंग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनका नक्शा और लोकेशन सबसे तगड़ा है। नीचे की 6 मंजिलें और सबसे ऊपर की 6 मंजिलें छोड़ दो, बाकी जो भी पसंद आए उसे अपना समझो। अब जब बड़े भाई ने इतना कह ही दिया है तो मैं भी ज्यादा शरीफ बनने का नाटक नहीं करूंगा। मैंने मन ही मन सोचा कि चलो अभी ये ऑफर ले लेता हूं, बाद में जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो इसे एक और घर खरीद कर दे दूंगा। और बस फिर क्या था, मैंने पूरी शिद्दत से उन नक्शों को घूरना शुरू कर दिया। वैसे तो मैं इंटीरियर डिजाइन का खिलाड़ी हूं, पर आर्किटेक्चर की भी थोड़ी बहुत समझ रखता हूं। ये तीनों बिल्डिंग सच में काफी जबरदस्त है। बहुत सोच समझकर मैंने एक 3 BHK यानी 3 कमरे और 2 हॉल वाला घर चुन लिया। अब अगर रिनोवेशन के बाद मेरा तलाक नहीं हुआ तो हम तीनों मजे से यहीं रहेंगे, लेकिन अगर मेरा पत्ता कट गया और ये घर मुझे मिल गया तो भाई के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। एक रूम बनेगा बेडरूम, एक मेरा वर्क स्टेशन यानी स्टूडियो और एक फालतू की एक्टिविटीज के लिए। क्या मास्टर प्लान है ना। घर फाइनल हुआ तो अब उसे देखने की बारी थी। मैडम बाई निंगबिंग और सर्विस वाले बंदे मुझे सीधे साइट पर ले गए। अभी वहां का माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त था और गलियारों में भी काफी कचरा पड़ा हुआ था। अब कायदे से तो लोग पहले घर बेचते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं, पर मिस्टर सन ने यहां पहले ही सब खड़ा कर दिया। आखिर क्यों? क्योंकि मैंने ही उन्हें यह कीमती टिप दी थी कि अगर घर सॉलिड होगा तो खरीदार झक मार के आएंगे और जैसे जैसे वक्त बीतेगा प्रॉपर्टी के दाम रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। मान गए गुरु। बाई साहिबा सच में कंस्ट्रक्शन की दुनिया की असली खिलाड़ी हैं और एक मैं हूं जो दूसरी दुनिया से टपका हुआ सिर्फ नकली अक्ल का इस्तेमाल कर रहा हूं। किसी भी इंसान को तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का बजट ही खत्म होते हैं। इज्जत से सब्सक्राइब मारो और वो घंटी वाले आइकन को ऐसे पीटो जैसे मोहल्ले वाले किसी पकड़े हुए चोर को पीटते हैं। चलो निकलो।